बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। कासिमुल हुसैन सलाहुद्दीन की तरफ होता हुआ नसरानियों के मोहल्ले में पहुंच गया। आज वो बहुत ज्यादा निडर नजर आ रहा था। उसने एहतियात और मसलहत को बिल्कुल बलाए ताक रख दिया और मरियम के मकान पर पहुंच के दस्तक दी। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुला और मरियम का वालिद बाहर निकला। कासिमुल हुसैन को सामने देखकर मरियम का बाप भौंचक्का रह गया, लेकिन फौरन ही संभला और मुसरत भरे लहजे में बोला, खुश आमदीद कासिमुल हुसैन, दमिश्क से कब आए? मरियम साथ क्यों नहीं आई? मरियम के बाप ने एकदम कई सवाल कर दिए और बाज का जवाब भी खुद ही दिया। कासिमुल हुसैन अजब उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि या तो मरियम वाकई यहां नहीं पहुंची या फिर यह बूढ़ा कमाल अदाकारी कर रहा है। तुम्हें नहीं मालूम कि मरियम कहाँ है? उसने उससे उल्टा सवाल किया। मरियम का बाप बज़ाहिर घबरा रहा था, लेकिन बात बहुत संभल कर रहा था। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने मरियम को तुम्हारे साथ रुखसत किया था। इस वक्त वो कहाँ है, इसका जवाब तुम मुझे दोगे। मरियम के बाप के इत्मीनान ने कासिमुल हुसैन को गड़बड़ा दिया। उसका गुस्सा और जोश ठंडा पड़ गया। तुम बिल्कुल नहीं जानते कि इस वक्त मरियम कहाँ है? मुझे कैसे पता हो सकता है कासिमुल हुसैन? मरियम का बाप अब बिल्कुल पुरसकून हो गया था। मेरा ख्याल है कि मरियम को इस वक्त सिकंदरिया में होना चाहिए और तुम्हारे साथ मेरे पास आना चाहिए था। अगर मैं कहूं कि मरियम ना दमिश्क में है और ना मेरे साथ आई है, कासिमुल हुसैन ने जवाब दिया, वो तुम्हारी बेटी है और इस वक्त उसे तुम्हारे पास होना चाहिए और मैं उसे लेने आया हूं। तुम पागल तो नहीं हो गए? मरियम के बाप ने गुस्से से मगर ठहरे लहजे में कहा। मरियम बेशक मेरी बेटी है, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है और मैं बाप होने की हैसियत से उसके बारे में तुमसे पूछने का हक रखता हूं। बाप हो तो फिर सुनो। कासिमुल हुसैन ने एक झुरझुरी ली। मरियम के बाप ने उसे टोका। कासिम, अंदर चल के बात करो, ये मेरी इज्जत का मामला है। और वो कासिम का हाथ पकड़कर उसे बैठक में जबरदस्ती खींचकर ले गया। दोनों बैठ गए तो मरियम के बाप ने कहा, गुस्सा ना करो कासिम, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं आखिर मरियम का बाप हूं। बात यह है कि मरियम को दमिश्क से अगवा किया गया है या फिर वो खुद भाग गई है। मरियम का बाप ये सुनकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? मरियम भाग नहीं सकती और ना उसे कोई अगवा कर सकता है। मगर ऐसा हुआ है। कासिमुल हुसैन भी खड़ा हो गया। मैं उसे तलाश करता यहां पहुंचा हूं। वो मेरी बीवी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कासिमुल हुसैन पागलों की तरह बोलने लगा। मरियम का बाप सर पकड़ के बैठ गया, जैसे उसे उस खबर से सख्त सदमा पहुंचा हो। फिर उसने पज़मुर्दा आवाज में कहा, कासिम, होश में आओ। अगर मरियम कहीं रूपोश हुई है या उस पर कोई हादसा गुजरा है तो हम दोनों को मिलकर उसे तलाश करना चाहिए। कहां तलाश करूं मैं? कासिमुल हुसैन पर जनूनी कैफियत तारी थी। दमिश्क की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला छान मारा। मुझे यकीन था कि वो तुम्हारे पास आ गई है और अब तुम साफ इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कासिम, मरियम के बाप ने बड़े आजिजाना और मुशफिकाना अंदाज में कहा, अकल की बात करो, सोचो तो तुम क्या कह रहे हो। अगर वो मेरे पास आई होती तो मैं उसे छुपाता क्यों? मैंने खुद तुमसे उसकी शादी की है। अब अगर तुम्हारा किसी बात पर इख्तलाफ हो तो मैं नहीं कह सकता, मगर मरियम ऐसी है नहीं। आखिर बात क्या हुई थी? मुझे भी तो कुछ बताओ। कोई खास बात नहीं हुई, कासिमुल हुसैन ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसकी हरकतों सकनात मशकूक हो गई थी। मैंने उसे मना किया और वो एक दिन बगैर कुछ बताए किसी तरफ चली गई। किस तरफ चली गई? कहां चली गई? मरियम के बाप के लहजे में घबराहट थी। इसी सवाल का जवाब लेने मैं आपके पास आया हूं। कासिमुल हुसैन ने सपाट लहजे में कहा, मैं यहां आई होती तो किधर जाती? उसने बौखलाहट का इजहार किया। तुम्हें किसी पर शुबहा तो होगा? शुबहा है, बल्कि यकीन है, कासिमुल हुसैन ने बेपरवाही से कहा। किस पर शुबहा? उसने बेचैनी से पूछा। आप पर शुबहा है, कासिमुल हुसैन ने बेधड़क कह दिया। मुझे यकीन है कि वो यहीं आई है और तुमने उसे कहीं छुपा दिया है। कासिमुल हुसैन, तुम मुझ पर शुबहा कर रहे हो? उसने जवाब दिया। मुझे वापस बुलाना होता तो उसका हाथ तुम्हें क्यों पकड़ाता? हमारे लिए अब वो यूं भी बेकार हो गई है। उसने बाप दादा का मजहब छोड़कर तुम्हारा मजहब इख्तियार कर लिया है। मजहब तो ना उसने छोड़ा था और ना इख्तियार किया था।
कासिमुल हुसैन के लहजे में करख्तगी आ गई। अब तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि मुझसे एक सौदा कर लो, मगर ये याद रखना कि अगर तुमने मुझसे फरेब करने की कोशिश की तो मैं एक एक को चुन चुन के खत्म कर दूंगा। देख कासिमुल हुसैन, मरियम का बाप भी अकड़ गया। मुझे धौंस मत दो, तुम मेरे घर आए हो, मेरे मेहमान हो, मेरे दामाद भी हो। इज्जत से बैठो और शराफत से गुफ्तगू करो। मैं इज्जत और शराफत से बैठने नहीं आया। कासिमुल हुसैन ने कब्जाए शमशीर पर हाथ रखा। मुझे मरियम चाहिए, जिंदा या मुर्दा, वरना मैं उसके बदले किसी और का सर उतार लूंगा। मरियम के बाप ने कासिम के बिगड़ते हुए तेवर देखे तो सहम गया। कासिम मेरे बेटे, भला मैं मरियम को क्यों छुपाने लगा? यकीन करो, अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसे लेकर सीधा तुम्हारे पास दमिश्क आता। मियाँ बीवी में झगड़े हुआ ही करते हैं। लड़की के माँ बाप तो हमेशा दामाद की तरफदारी करते हैं। फिर वो कहाँ गई? कासिमुल हुसैन धाड़ा। मैं क्या बता सकता हूं कासिम, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ उसे ढूंढवाऊंगा, जहां कहोगे वहां जाऊंगा। मेरी बात का यकीन करो तुम। मरियम ऐसी नहीं थी। उसने ये गलती कैसे की? घर से कदम कैसे निकाला उसने? क्या मैं तुम पर एतबार कर लूं? कासिमुल हुसैन ने अचानक सवाल किया। क्यों नहीं? जब मैं तुम पर एतबार करता हूं तो तुम भी मुझ पर एतबार कर सकते हो, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं मरियम को ढूंढूंगा और जरूर उसकी खोज निकाल लूंगा, फिर चोटी पकड़ के तुम्हारे पास लाऊंगा। अरे हां, तुम ठहरे हुए कहां हो? दारुल वजारत। मरियम के बाप का मुंह हैरत से खुल गया। क्या तुम वजीर आजम? हाँ हाँ, अमीरजादा सलाहुद्दीन वजीर आजम मिस्र मेरे आका हैं। मैं उनके मुहाफिज दस्ते का सवार हूं, कासिमुल हुसैन ने बड़े फख्र से कहा। मरियम का बाप पहले ही डरा हुआ था। वजीर आजम सलाहुद्दीन का नाम सुनकर उसके औसान खता हो गए। बेशक बेशक, तुम इसके अहल हो कि वजीर आजम के मुहाफिज दस्ते में शामिल हो। मैं तुम्हें इस अजीम ओहदे के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। फिर उसने इधर उधर देखकर कहा, तुम जरा ठहरो, मैं अभी आया। वो घर के अंदर गया। वहां उसकी बीवी और दोनों लड़के घबराए बैठे थे। बीवी ने उससे सरगोशियों में पूछा, ये कमबख्त कहां से आया? वो जवाब देने के लिए मुंह खोल रहा था कि बेटे ने दूसरा सवाल कर दिया। चला गया कि बैठा है? दूसरा बेटा भी खामोश ना रह सका। ये बच के चला गया तो बड़ी आफत करेगा, क्यों ना हम इसे यहीं खत्म कर दें। खबरदार, ऐसा सोचना भी ना। बाप ने उन्हें झिड़का। आजकल वो वजीर आजम के मुहाफिज दस्तों में लगा हुआ है, हमें उससे बना के रखनी है। फिर उसने बीवी से कहा, तुम खुश्क मेवे लेके आओ, इन दोनों को भी साथ लेते आना, मैं सबको मिलाऊंगा। मरियम के बारे में पूछ रहा होगा? बड़ी बी ने आहिस्ता से पूछा। हाँ पूछा था, मैंने साफ इनकार कर दिया है। तुम लोग भी अनजान बन जाना। यह कहकर मरियम का बाप बाहर की तरफ चला गया। मरियम के बाप के पीछे ही पीछे बड़ी बी और दोनों लड़के खुश्क मेवा लेकर मेहमान खाने में पहुंच गए। दोनों लड़कों ने बहनोई को अदब से सलाम किया। बड़ी बी ने कासिमुल हुसैन के सर पर हाथ फेरा और मेवे की थाली सामने रख दी। बड़ी अलमनाक और शर्मनाक खबर सुनाई है लड़कों के बाप ने। बड़ी बी ने थरथराई हुई आवाज में कहा। आवाज के साथ उनका जिस्म भी कांपता हुआ महसूस हो रहा था। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुझे मालूम होता कि वो ऐसी निकलेगी तो पैदा होते ही गला दबा देती। अभी क्या पता क्या हुआ है। कासिम ने दिल के हाथों मजबूर होकर बीवी की तरफदारी की। वो मिले तो असल बात मालूम हो, ये भी तुम्हारी मदद करेंगे। इनकी भी तो वो बहन है। कासिम जिस वक्त उनके घर पहुंचा तो उसके दिल में मरियम और उसके अजीजों के लिए बहुत गुबार था और वो गुस्से से खोल रहा था। मगर अब मरियम के वालिदैन ने जो उसकी दिलजोई की तो वो पिघल गया। उसने अपनी गुफ्तगू का मौजू ही बदल दिया। वो थोड़ी देर और बैठा और फिर आने का वादा करके वापस चला गया। अब उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया और मरियम के लिए उसके दिल में जो नफरत पैदा हो गई थी उसमें भी कुछ कमी आ गई थी। रात को जब वो सोने लगा तो उस पर तजब्जुब का आलम तारी हो गया। अब वो सोच रहा था कि मरियम वाकई उसके घर से भाग गई है या उसे किसी ने जबरदस्ती अगवा किया है। इसके साथ ही उसे अपने ससुराल वालों से खामखा हमदर्दी पैदा हो गई। सुबह होते ही उसने फिर ससुराल का रुख किया। अभी बहुत सवेरा था और फिर हर तरफ धुंध छाई हुई थी। कासिमुल हुसैन मरियम की गली में दाखिल हुआ तो उसे गली की दूसरी मोड़ मुड़ते ही एक शख्स दिखाई दिया। कासिमुल हुसैन ठिठक कर खड़ा हो गया और जहन पर जोर डालने लगा। मोड़ मुड़ने वाला उसे शनासा महसूस हुआ। वो सोचने लगा कि उसने उस शख्स को कहां देखा है। जरा गौर के बाद उसे याद आ गया, ये वही शख्स था जो दमिश्क में उसके घर आया था। उसको देख के कासिमुल हुसैन के दिल में मरियम की तरफ से शुबहा पैदा हुआ था,
मगर अब यहाँ कैसे आया? क्या मरियम उसके साथ भागी थी? उस वक्त वो बिल्कुल अकेला था। हो सकता है कि उसने मरियम को किसी और जगह छुपा दिया हो। कासिमुल हुसैन गली के मोड़ की तरफ तेजी से बढ़ा। फिर वो मोड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि आगे जाने वाला दूसरी मोड़ मुड़ रहा था। कासिमुल हुसैन तकरीबन भागने लगा, लेकिन वो उस तक ना पहुंच सका। अगली गली में दाएं बाएं कई मोड़ थे। पता नहीं वो किस गली में गया था। कासिमुल हुसैन ने 2-1 गलियों में उसे तलाश किया। जब वो ना मिला तो वापिस आ गया। मरियम का बाप और उसके दोनों बेटे दरवाजे पर खड़े थे। शायद उन्होंने कासिम को गली में दाखिल होते देख लिया था। उन्हें देख के कासिम को गुस्सा चढ़ गया। कासिमुल हुसैन ने करीब पहुंच के सख्ती से पूछा, उस आदमी का क्या नाम है? मरियम के बाप पर जरा घबराहट हुई, मगर वो फौरन संभल गया। कौन आदमी कासिम? किसका नाम पूछ रहे हो? वही जो अभी इस गली से गया है। कासिम का लहजा तलखो तुर्श था। कौन गया है इस गली से कासिम? ये तो सड़क है, दिन भर में सैकड़ों आदमी इधर से जाते हैं। मैं तुम्हें किसका नाम बताऊं? मरियम के बाप ने बेबसी जाहिर की। कासिमुल हुसैन सोच में पड़ गया। ठीक ही तो है, ये तो रास्ता है। दिन भर नामालूम कितने आदमी गुजरते होंगे। हो सकता है उसके देखने में गलती हुई हो। आखिर कासिमुल हुसैन ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। मुमकिन है मुझसे गलती हुई हो। उसकी सूरत उस आदमी से मिलती जुलती थी। किसकी सूरत किससे मिलती थी? मरियम का बाप बज़ाहिर उलझते हुए बोला। क्या पहेलियां बुझा रहे हो कासिमुल हुसैन? फिर उसने कासिम का हाथ इस तरह पकड़ा जैसे मकतब का मुल्ला पकड़ता है, और उसे लिए हुए अंदर चला गया। मरियम का भाई दौड़ के शरबत का गिलास ले आया। बाप ने उसे तसल्ली दी। मरियम के गम ने तुम पर बहुत असर किया है। कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मरियम को तुमसे बहुत मोहब्बत थी। अब पता नहीं उसे क्या हुआ। कासिमुल हुसैन की तबीयत में बड़ा तलव्वुन था। घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ। मरियम के बाप की बात उसके दिल में उतरती चली गई। उसने सोचा कि मरियम ने खुद बेवफाई की हो, लेकिन जब तक वो उसके साथ रही उसने कभी कासिम को जवाब नहीं दिया। कासिम उसे अक्सर डांटता फटकारता था, लेकिन वो पलट के कुछ नहीं कहती थी। कभी कभी तो वो कासिम के गुस्से पर हंस दिया करती थी। कासिम 1 घंटा वहां बैठा रहा। सभी उससे बातें करते रहे, लेकिन वो गूंगा बना बैठा रहा। दरअसल वो अपने ख्यालों में गुम था। मरियम के साथ गुजारे हुए दिन और रात एक एक करके उसकी नजरों के सामने से गुजर रहे थे और वो उनमें खोया हुआ था। कासिमुल हुसैन जिस तरह गया था उसी तरह वापस आ गया। दूसरे दिन वो दारुल वजारत पहुंच गया। यहाँ का नक्शा ही बदल गया था। 15 दिन पहले जब वो आया था तो दारुल वजारत के बड़े हाल में सैकड़ों आदमी सलाहुद्दीन के इंतजार में थे, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था। काजी उल कुज़ा और चंद दरबारी अमीरों के अलावा थोड़े से फरियादी थे। कासिमुल हुसैन एक कोने में बैठ गया। जब सलाहुद्दीन सबसे फारिग हुआ तो कासिमुल हुसैन सामने गया और तस्लीम पेश की। कासिमुल हुसैन, तुम कहाँ चले गए थे? सलाहुद्दीन ने सवाल किया। आका, मैं अपनी तकदीर को मना रहा था। कासिमुल हुसैन ने अपने ख्याल में बड़ा फलसफियाना जवाब दिया। ठीक है, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन तकदीर तुम्हारे साथ हो जाएगी। सलाहुद्दीन ने भी उसे एक काम की बात कह दी। आका, मैं दमिश्क वापस जाना चाहता हूं। कासिमुल हुसैन के मुंह से एकदम निकल गया। जा सकते हो, मगर आए क्यों थे? सलाहुद्दीन ने उसे तेज नजरों से देखा। कासिमुल हुसैन ने सलाहुद्दीन की सख्त नजर देखी तो डर गया। आका, मैं मरियम को ढूंढने आया था, मगर वो शायद मिस्र में नहीं है। तुमने बताया था कि तुम्हारी बीवी जासूस है और वो कहीं चली गई है। सलाहुद्दीन ने पूछा। जी आका, मैंने यही कहा था, लेकिन यहां मालूमात करने पर पता चला कि ना वो यहां आई है और ना ही वो जासूस है। कासिमुल हुसैन के दिल में मरियम की मोहब्बत फिर करवटें लेने लगी थी। चलो ये अच्छा हुआ। क्या मरियम मिल गई या नहीं? सलाहुद्दीन ने दरियाफ्त किया। आका, मैंने अर्ज किया ना कि वो मिस्र में नहीं है। सलाहुद्दीन को उसकी बात का यकीन न आता था। पूरा काहिरा और पूरा सिकंदरिया छान मारा, मगर वो यहां नहीं है। कासिमुल हुसैन ने पज़मुर्दा आवाज में कहा, मैं मरियम के घर वालों से मिला था, यानी उसके माँ बाप और भाइयों से, मगर उन्हें भी उसकी कोई खबर नहीं। उन्हें ये इत्तला मुझसे ही मिली। उनका घर मातम कदा बन गया है। पता नहीं किसने उसे अगवा किया या वो खुद कहीं छुपी बैठी है। दमिश्क क्यों वापस जाना चाहते हो? सलाहुद्दीन ने अचानक सवाल किया। इसलिए कि शायद वो दमिश्क वापस चली गई हो। कासिमुल हुसैन ने बस यूं ही कह दिया। दमिश्क तुम पहले देख चुके हो, मिस्र को अब खंगाला है। तुम्हारी बीवी इन 2 मकामात के अलावा कहीं दूर भी तो हो सकती है। नहीं आका, इनके अलावा उसका और कहां ठिकाना हो सकता है? कासिमुल हुसैन ने मुंह बना के बेदिली से कहा। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, वो यरूशलेम में भी तो हो सकती है। तुमने बताया था कि वो जासूस है। जासूसी वो सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए ही कर सकती है।
कासिमुल हुसैन की आंखों से जैसे पर्दा उठ गया हो, खुश होके बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो यकीनन यरूशलेम में है, मैं उसका पीछा करूंगा। कैसे पीछा करोगे? सलाहुद्दीन ने सवाल किया। मैं यरूशलेम जाऊंगा, कासिमुल हुसैन ने बड़े जोश से कहा। काश तुम और दूसरे मुसलमान यरूशलेम जा सकते। सलाहुद्दीन ने ठंडी सांस ली। मगर कासिमुल हुसैन, तुम्हारा अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं। नसरानी शिकस्त खाकर वापस गए हैं। शाह यरूशलेम खामोश बैठने वाला इंसान नहीं। नसरानियों को मिस्र से जो खिराज मिलता था वो बंद हो गया है। मिस्र से उनका सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि असर भी खत्म हो रहा है। पता नहीं वो क्या क्या मंसूबे बना रहा होगा। मैं मरियम के बाप के साथ यरूशलेम जाऊंगा। कासिमुल हुसैन ने यूं कहा जैसे कोई बात ही नहीं। क्या तुम्हें मरियम के बाप पर एतमाद है? सलाहुद्दीन ने पूछा। पहले नहीं था मगर अब हो गया है, कासिमुल हुसैन ने जवाब दिया। ये पहले और अब क्या है? नसरानी हर हाल में नसरानी है। सलाहुद्दीन ने उसे समझाया। मरियम उसकी बेटी है, वो पहले बेटी का मफाद देखेगा। आका, उसके घर वालों को मालूम नहीं कि मरियम कहाँ है। जब मैं बताऊंगा कि मरियम यरूशलेम में है और मैं उसे लेने जा रहा हूं तो वो भी मेरे साथ हो जाएंगे। हम दोनों का मकसद एक ही है ना आका? कासिमुल हुसैन ने भोलेपन से कहा। जिस आदमी पर एतमाद ही ना हो उसके मफाद का तुम्हें क्या अंदाजा हो सकता है? सलाहुद्दीन ने कहा। ऐसी गलती करने की कोशिश ना करना वरना वहां से कभी वापिस ना आ सकोगे। खुदा से दुआ करो कि वो वक्त आए जब मुसलमान सर बुलंद करके बैतुल मुकद्दस में दाखिल हों। कासिमुल हुसैन सर खुजा के रह गया। उसकी समझ में सलाहुद्दीन की बातें ना आई, लेकिन उसके दिमाग से फिलहाल यरूशलेम जाने का ख्याल निकल गया। यह हकीकत है कि सलाहुद्दीन की मिस्री वजारत की खबर ने यरूशलेम की नसरानी हुकूमत में हलचल मचा दी थी। उसके शुमाल में दमिश्क की इस्लामी रियासत थी जिसका हाकिम सुल्तान नूरुद्दीन था, और अब जनूब के वसी मुल्क मिस्र में उसी सुल्तान का एक अमीर वजीर आजम था। मिस्र में खिलाफत बराए नाम थी और करता धरता वजीर आजम हुआ करता था। इस तरह यरूशलेम दोनों तरफ से मुसलमानों के घेरे में आ गया था। उसका खौफ बजा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ताकत तो मानी हुई थी ही। सलाहुद्दीन ने भी वजारत संभालते ही हाथ फेरना शुरू कर दिए थे। मिस्र में शियों की फातमी हुकूमत थी मगर उसका वजीर आजम सलाहुद्दीन था जो शाम की सुन्नी सल्तनत के सुल्तान नूरुद्दीन का अमीर था। सलाहुद्दीन का रुझान शाफी मजहब की तरफ था। उसे मिस्र के उमरा की ताकत का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने आहिस्ता आहिस्ता शाफियों के मकातिब और मदारिस कायम करना शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले मिस्र के दारुल मऊना, जो कोतवाले मिस्र के रहने का महल और कैद खाना था, उसे मुनहदिम करके वहां मालकिया का मदरसा तामीर करा दिया। सलाहुद्दीन ने तमाम शिया काजियों को माजूल करके शाफी काजी मुकर्रर किए और अपने हुक्म के तहत मिस्र के तमाम सूबों में अपना एक एक नायब मुकर्रर किया। जाहिर है कि इससे मिस्रियों में बेचैनी पैदा हुई। सलाहुद्दीन को उस बेचैनी का एहसास था। वो उन माजूलियों और तब्दीलियों के दरमियान ये भी करता गया कि किसी छोटे मिस्री अफसर को किसी बड़े ओहदे पर तरक्की देकर उसकी हमदर्दियां हासिल कर ली। अगर 10 उसके खिलाफ होते तो तरक्की पाने वाले 2 उसके गीत भी गाते थे। फिर भी पुराने मिस्री हुक्काम की एक बड़ी तादाद सलाहुद्दीन के खिलाफ थी। वो ये तब्दीलियां देखते लेकिन कुछ ना कर सकते थे। वहां उनके दिलों में नफरत का लावा खोल रहा था और वो वक्त के मुंतजिर थे। मिस्र में एक साजिश जेरे जमीन कार्रवाइयों में मसरूफ थी तो दूसरी तरफ मिस्र के उस इंकलाब से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाली सल्तनत यरूशलेम में मिस्र के खिलाफ खुल्लम खुल्ला तैयारियां हो रही थी। ये उनकी मौत और जिंदगी का मामला था, इसलिए वो अपने हम मजहबों यानी यूरोप के नसरानियों को आवाज दे रहे थे। इससे पहले मुसलमान और नसरानियों में 2 सलीबी जंगें हो चुकी थी। नसरानी शहंशाह कुस्तुनतुनिया तो अपने पूरे लश्कर के साथ मुसलमानों के मुकाबले पर पहुंच गया था, लेकिन वो दमिश्क के मौजूदा सुल्तान नूरुद्दीन के वालिद मोहतरम अमीर इमादुद्दीन जंगी का जमाना था। इमादुद्दीन ने शहंशाह कुस्तुनतुनिया के खिलाफ एक ऐसी चाल चली थी कि उसे मैदान जंग में असलह तक छोड़ के भागना पड़ा था। अब यरूशलेम ने फिर यूरोप को अपनी मदद पर पुकारा था। शाह मालरिक के कासिद शाह के खतूत लेकर कई यूरोपीय ममालिक में पहुंच चुके थे। उन खतूत में शाह यरूशलेम मालरिक ने नसरानी बादशाहों को खबरदार किया था कि अगर मिस्र की उभरती हुई ताकत को इस वक्त ना कुचला गया तो इस फितने की लपेट में यरूशलेम भी आ जाएगा। यरूशलेम में चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, इसलिए ईसाइयों के लिए यह सबसे ज्यादा मुकद्दस मकाम था। इस यरूशलेम में यहूदियों के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल सुलेमानी था, इसलिए यहूदियों को भी ये उतना ही अजीज था। दूसरी तरफ चूंकि मुसलमान तमाम नबियों को बरहक तस्लीम करते हैं और मुसलमानों का किबला अव्वल होने के अलावा
जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए तो उनकी पहली मंजिल यानी मस्जिद अक्सा इसी यरूशलेम में है। इसलिए मुसलमानों के लिए यह सरजमीन मक्का और मदीना के बाद सबसे ज्यादा अजीज और मुतबर्रक है। शाह यरूशलेम के खतूत पर किसी और ने तो तवज्जो ना दी, लेकिन हस्पानिया और इटली ने इस मजहबी जंग के लिए अपने फौजी दस्ते रवाना कर दिए। शाह यरूशलेम को उससे बड़ी तकवीयत मिली और उसने उस कुमक के जोर पर दोबारा मिस्र पर हमला करने का फैसला किया। सलाहुद्दीन के जासूस यरूशलेम में मुतहर्रिक थे। उन्होंने इटली और हस्पानिया के फौजी दस्तों की यरूशलेम में आने की इत्तला सलाहुद्दीन को भी दी और दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भी मुत्तला कर दिया। सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन दोनों ही होशियार हो गए, लेकिन यरूशलेम से अब तक ये खबर ना मिली थी कि शाह मालिक शुमाल या जनूब किस तरफ का रुख करेगा। उन्हीं दिनों एक रात सलाहुद्दीन कुछ परेशान था। उसकी छठी हिस्स किसी आने वाले खतरे की खबर दे रही थी। कुछ उमराए नूरिया उसके पास बैठे थे और मालिक शाह यरूशलेम का जिक्र छिड़ा हुआ था कि इसी दौरान गुलाम अंदर आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कुछ कहना चाहते हो तुम? सलाहुद्दीन ने उससे नरमी से पूछा। आका मोहतरम, एक खातून आपसे मिलना चाहती है, गुलाम ने अर्ज किया। खातून? सलाहुद्दीन ने जहन पर जोर दिया। कौन है वो? हमने किसी को मुलाकात का वक्त नहीं दिया। गुलाम ने अदब से कहा। वो किसी दूसरे शहर से आई हैं और कोई फौजी राज बयान करना चाहती हैं। फौजी राज पर सबके कान खड़े हो गए। सलाहुद्दीन ने उसे आने की इजाजत दी। गुलाम वापस गया और चंद लम्हों बाद उसे अपने साथ लेकर आ गया। वो 20-22 साल की खूबसूरत लड़की थी। चेहरे पर परेशानी थी और घबरा घबरा कर इधर उधर देख रही थी। तुम कौन हो लड़की और क्या कहना चाहती हो? सलाहुद्दीन ने उससे बराह रास्त सवाल किया। आली मकाम वजीर आजम, लड़की ने बड़े अदब से कहा, अगर आप मुझे मेरी जिंदगी की जमानत दीजिए तो मैं वो राज बयान करूं जिसके लिए मैं हथेली पर जान रखकर यहां तक पहुंची हूं। हम वादा करते हैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। सलाहुद्दीन ने जमानत दे दी। वजीर आजम, मैं जानती हूं कि आपके पास बैठे हुए लोग यकीनन उमरा और वफादार होंगे। लड़की ने रुककर उमरा पर नजर डाली। फिर भी मैं दरख्वास्त करती हूं कि मुझे तन्हाई में गुफ्तगू का मौका दिया जाए। सलाहुद्दीन ने एक लम्हा सोचा, फिर गुलाम से कहा, लड़की को बराबर के कमरे में ले चलो, हम आते हैं। गुलाम ने तामील की और लड़की को कमरे में ले गया। उसके पीछे ही सलाहुद्दीन आ गया। लड़की ने एक और दरखास्त की, मोहतरम वजीर आजम, इस शख्स से कह दीजिए कि यह हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश ना करे और ना मेरे यहां आने के बारे में किसी को बताए। सलाहुद्दीन ने गुलाम की तरफ देखा। तुम जाओ और किसी से कुछ ना कहना। गुलाम चला गया। जल्द कहो, क्या बात है? तुमने इसके लिए इतना एहतमाम क्यों किया है? सलाहुद्दीन ने बेदिली से पूछा। मोहतरम वजीर आजम, लड़की ने कहा, मैं आपसे जो बात कह रही हूं उसका ख्वाह आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी जान पर खेल के यहां आई हूं। अब मेरी जान की हिफाजत करना आपका फर्ज है। इत्मीनान रखो लड़की, तुम्हें यहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सलाहुद्दीन ने उसे इत्मीनान दिलाया। तुम हमारी पनाह में हो और जब तक चाहो रह सकती हो। सुनिए वजीर आजम, मैं आपको यह बताने आई हूं कि आप और सल्तनत मिस्र के खिलाफ एक जबरदस्त साजिश हो रही है। लड़की ने मुस्तकिल मिजाजी से कहा। सलाहुद्दीन ने कोई असर कबूल ना किया। लड़की, तुम जानती हो कि मिस्र हमारा मुल्क नहीं, मुझे खलीफा ने वजीर आजम बनाया है, इसलिए मेरी हिफाजत होना जरूरी है। दिन रात साजिशें होती रही हैं, तुम किस साजिश की तरफ इशारा कर रही हो? गुस्ताखी माफ वजीर आजम, आप कुछ नहीं जानते। लड़की ने कदरे सख्त लहजे में कहा। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त यरूशलेम का सफीर आपके दारोगाए महल्लात के पास बैठा साजिश को आखिरी शक्ल दे रहा है? सलाहुद्दीन ने चौंक के लड़की को देखा। तुम्हारा मतलब है कि मोतमिन खिलाफत? जी हां वजीर आजम, लड़की ने उससे इत्तेफाक किया। नज्जा यानी मोतमिन खिलाफत ने यरूशलेम के सफीर को अपने दिहाती महल पर बुलाया है और इस वक्त नसरानी सफीर और फातमी खलीफा के दरमियान शराइत तय हो रहे हैं। सलाहुद्दीन हैरान रह गया। तुम्हारा मतलब है कि फातमी खलीफा इस साजिश में बजाते खुद शरीक है? यरूशलेम के सफीर की नजर में वो खलीफा आजिद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद नज्जा ने अपना मकसद पूरा करने के लिए एक फर्जी खलीफा को सफीर के सामने पेश किया है। लड़की ने इंकशाफ किया कि खलीफा आजिद की तरफ से शाह यरूशलेम को मिस्र पर हमले की दावत दी गई है और खलीफा ने वादा किया कि अगर शाह यरूशलेम के लश्कर ने सलाहुद्दीन की फौजों को मिस्र से निकाल बाहर किया तो इस सिलसिले में शाह को शुमाली मिस्र का निस्फ इलाका दिया जाएगा और खिराज में दुगना इजाफा भी किया जाएगा। सलाहुद्दीन बड़ी हैरानी से लड़की को देख रहा था। लड़की,
तुम्हारी बातों पर एतबार ना करने की कोई वजह समझ में नहीं आती। तुम जिस एतमाद से गुफ्तगू कर रही हो ये तुम्हारी सच्चाई की दलील है, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और तुमने ये बातें मुझे क्यों बताई? मोहतरम वजीर आजम, लड़की ने कहा, ये बातें फिर किसी दिन के लिए उठा रखें। मैं यही हूं आपकी पनाह में, उस वक्त तक रहूंगी जब तक गद्दारों का खात्मा नहीं हो जाता। इस वक्त तो आप इस खबर के बारे में कुछ कीजिए जो मैंने बताई है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे रहने और हिफाजत का इंतजाम करता हूं। सलाहुद्दीन लड़की को लेकर फिर उस कमरे में आ गया जहां उसके उमरा बैठे थे। सलाहुद्दीन ने फकीह ईसा हकारी को मुखातिब किया, मौलाना, मैं ये लड़की आपके हवाले करता हूं। कुछ लोग इसकी जान के दुश्मन हो रहे हैं, इसकी हिफाजत आप पर फर्ज है। मुअज़्ज़ज़ उमराए नूरिया, सलाहुद्दीन ने उमरा से कहा, अभी इतला मिली है कि यरूशलेम का सफीर फातिमी खलीफा से गुफ्तगू के लिए आया हुआ है। क्या नसरानी सफीर कसरे खिलाफत गया है? एक अमीर ने बेसब्री से पूछा। नसरानी वजीर और खलीफा की मुलाकात का इंतजाम नजाह ने कर दिया है, सलाहुद्दीन ने वजाहत की। मुखबिर ये इत्तला लाया है कि सफीर और खलीफा की मुलाकात नजाह के देहाती महल में हो रही है। एक अमीर ने दरियाफ्त किया, ये नजाह तो शायद दारोगाए महल्लात है। वही है, दारोगाए महल्लात या मोतमिन खिलाफत का असल नाम नजाह है, सलाहुद्दीन ने बताया। इस साजिश का सरगना वही मालूम होता है। वजीर आजम इस सिलसिले में क्या कदम उठाना चाहते हैं? दूसरे अमीर ने दरियाफ्त किया। मैं अजीजुद्दीन जरवीक को भेज के सबको गिरफ्तार कराए लेता हूं, सलाहुद्दीन ने फैसला कुन लहजे में कहा। अमीर शहाबुद्दीन हारमी ने सवाल किया, क्या खलीफा को गिरफ्तार करना गलती ना होगी? और क्या मिस्री अपने खलीफा को छुड़ाने ना दौड़ पड़ेंगे? ये आवाज सैफुद्दीन मस्तूब की थी। काहिरा में बगावत फूट पड़ेगी, कुतुबुद्दीन ने खबरदार किया। सलाहुद्दीन ने एक झटके के साथ तलवार खींच ली और गुस्से से बोला, सलाहुद्दीन किसी बगावत से नहीं डरता। खुदा की कसम, अगर खलीफा की बेइज्जती का ख्याल ना होता तो मैं खुद जाता और उसे गिरफ्तार करके लाता। मुझे अपने साथी अमीरों का भी ख्याल है और मैं उनके ख्यालात को बड़ी अहमियत देता हूं। तमाम अमीर सन्नाटे में खड़े थे। सलाहुद्दीन ने हुक्म दिया, अजीजुद्दीन जरवीक को बुलाया जाए। फिर सलाहुद्दीन ने उमरा की तरफ देखा, मैं अजीजुद्दीन जरवीक को देखभाल के लिए भेजूंगा। उन्हें ताकीद कर दी जाएगी कि वो किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, बल्कि अगर खलीफा वहां मौजूद हैं तो उन्हें पूरे एहतराम के साथ कसरे खिलाफत पहुंचाया जाए और कसरे खिलाफत के गिर्द सख्त पहरा लगा दिया जाए। वजीर आजम का ख्याल बहुत मुनासिब है, एक अमीर ने सलाहुद्दीन की तायद की। अजीजुद्दीन जरवीक के आने की इत्तला आई तो सलाहुद्दीन ने उसे वहीं बुलवा लिया। सलाहुद्दीन ने जरवीक को हुक्म दिया, मोतमिन खिलाफत नजाह के मजाफाती महल पर एक मजलिस मुनक्किद है। ख्याल यह है कि वहां फातिमी खलीफा भी मौजूद हैं। खबरदार, खलीफा को कोई तकलीफ ना होने पाए। उन्हें एहतराम के साथ कसरे खिलाफत पहुंचा कर उन पर सख्त पहरा लगा दिया जाए। नजाह के पीछे मुखबिर लगा दिए जाएं। अजीजुद्दीन जरवीक ने वजीर आजम का हुक्म पूरी तवज्जो से सुना और सलाम करके चला गया। अपनी हवेली पहुंचकर जरवीक ने 20 सवारों का एक दस्ता तैयार किया। फिर अपने नाइब से पूछा कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो फातिमी खलीफा और मिस्र के दूसरे उमरा को पहचानता हो। नाइब ने एक आदमी को पेश किया। जरवीक ने पूछा, तुमने खलीफा को देखा है? जी हाँ अमीर, एक बार नहीं 50 बार देखा है, आदमी ने बड़े यकीन से कहा। खलीफा तो महल के बाहर निकलते ही नहीं, तुमने कैसे देखा उन्हें? जरवीक ने उसका इम्तिहान लिया। अमीर मोहतरम, आदमी ने बताया, मैं पहले कसरे खिलाफत की बैरूनी डेवड़ी पर पहरेदारों की खिदमत पर लगा था। पहरेदारों का दारोगा मुझे अपने काम से अंदर भेजा करता था। इस तरह मैंने खलीफा को कई बार देखा था। जरवीक को उसकी बात का एतबार न आया। उसने दूसरा सवाल किया, कसरे खिलाफत की मुलाजमत के लिए तो लोग बरसों मारे फिरते हैं, फिर तुमने वो मुलाजमत छोड़ के सवारों में नौकरी क्यों की? अमीर दुरुस्त फरमाते हैं, आदमी ने कहा, मुझे भी उस मुलाजमत के छूटने का बहुत बड़ा गम है, लेकिन जिस वक्त वजारत का ओहदा शामियों को मिला था उस वक्त दारोगा ने सिवाय अपने आदमियों के और अंदर बाहर के तमाम नौकरों को निकाल दिया था। मैं एक मामूली सा मुलाजिम था, लेकिन दारोगा ने मुझे भी निकाल दिया। तुम भी तो दारोगा के आदमी थे, पर उसने तुम्हें क्यों निकाला? अमीर जरवीक ने पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, अमीर मोहतरम, अपने आदमियों से मतलब है सोडानी आदमी। दारोगा को तो आप जानते ही हैं कि वो सोडानी है। जिस वक्त इस खलीफा को खिलाफत मिली थी तो ये बहुत कम सिन था। नजा उस वक्त एक मामूली गुलाम था, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से अपनी बेटी खलीफा की जोजियत में दे दी। खलीफा उस पर हमेशा ही मेहरबान रहे हैं। जब दारोगाए महल्लात जरगाम मारा गया तो खलीफा ने नजाह को दारोगा बना दिया। उसने महल्लात में सोडानी गुलाम और कनीज़ें भरना शुरू कर दी। अब उसका तमाम महल्लात पर कब्जा और उसे खलीफा के मिजाज में इस कदर दखल है
कि खलीफा उसकी इजाजत के बगैर निवाला भी नहीं उठाता। अमीर अजीजुद्दीन जरवीक ने अंदाजा कर लिया कि उसके सामने एक मुनासिब आदमी पेश किया गया है। चुनाचे वो सवार हुआ और 1 घंटे के बाद नजाह के मजाफाती महल पर पहुंच गया। उसने बड़ी खामोशी से महलनुमा हवेली का मुहासरा कर लिया और सदर दरवाजे के करीब छुप के खड़ा हो गया। जो खोजी वो साथ लाया था वो उस वक्त भी उसके साथ ही था। उन लोगों के पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद नजाह की हवेली का बड़ा दरवाजा खुला और एक आदमी बरामद हुआ। उसके दाएं बाएं एक एक गुलाम चल रहा था। अजीजुद्दीन जरवीक ने अपने साथ वाले आदमी से पूछा, ये कौन शख्स है जिसके दाएं बाएं गुलाम चल रहे हैं? खोजी ने बताया, अमीर मोहतरम, ये शख्स अब्दुस समद कातिब है और इसका शुमार खलीफा के खास आदमियों में होता है। जरवीक सर हिलाकर रह गया। जरा देर बाद एक और शख्स बाहर आया। उसके दाएं बाएं 2 गुलाम थे। जरवीक ने उधर इशारा करते हुए सवाल किया, ये कौन है? बड़ी शान से आ रहा है। इसके दाएं बाएं 2-2 गुलाम हैं। ये शायर है, मिस्री अवाम इसे बहुत पसंद करते हैं। खोजी ने बताया, ये भी खलीफा को बहुत महबूब है। इसका नाम क्या है? अमीर अजीजुद्दीन ने दरियाफ्त किया। अमार यमनी जुबैदी है, शनाख्त करने वाले ने बताया। जरा देर बाद एक बुजुर्ग सूरत सदर दरवाजे से बरामद हुए। ये बुजुर्ग सूरत और दरवेश दराज कौन है? थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग सूरत सदर दरवाजे से बरामद हुए। ये बुजुर्ग सूरत और दरवेश दराज कौन है? शनाख्त करने वाले ने जवाब दिया, यह है फाजिल बिन कामिल काजियुल कुजा दायुल दुआ। इससे पहले जलीस बिन अब्दुल कवी काजियुल कुजा था, लेकिन नजाह ने खलीफा से उसकी शिकायत करके उसे माजूल करा दिया था। आखिर में 3 आदमी एक साथ बाहर आए। जरवीक ने उनकी तरफ इशारा किया। दाएं जानिब जो शख्स चल रहा है वो तो शाह का दारोगाए महल्लात नजाह है। जी अमीर, बिल्कुल वही है। शनाख्त करने वाले ने तस्दीक की। बाकी 2 कौन हैं? जरवीक ने सवाल किया। भेदी ने उन्हें गौर से देखा, फिर देखा। उसने पहलू बदल बदल के कई बार देखा लेकिन पहचान ना सका। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। नजाह उनके सामने बिछा जा रहा था। इससे अंदाजा होता था कि उन दोनों का मर्तबा नजाह से बड़ा है। जब देर हो गई और उनके लिए गाड़ी आ गई तो जरवीक ने भेदी से फिर पूछा, क्या बात है, तुम इन दोनों को शनाख्त नहीं कर सके? भेदी को अपनी नाकामी पर पसीना आ रहा था। उसने मुर्दा आवाज में कहा, ऐ अमीर, इन दोनों हस्तियों का कसरे खिलाफत से कोई ताल्लुक नहीं मालूम होता। मैंने इन्हें कसर में कभी नहीं देखा। गौर से देखो। जरवीक ने उसे ताकीद की। मैंने तुम्हारे खलीफा को सिर्फ एक बार देखा है, वो भी काफी दूर से, मगर मुझे यूं लगता है कि दरमियान वाला खलीफा आजिद है, जिसने खुद को छुपाने के लिए लिबास तब्दील कर लिया है। खलीफा आजिद? भेदी ने उसे फिर देखा लेकिन इत्मीनान ना हुआ। नहीं अमीर, मैं आपकी बात काटने की गुस्ताखी कर रहा हूं। ये खलीफा नहीं हो सकते। ये चेहरा मोहरा बिल्कुल मुख्तलिफ है, सिर्फ डील डोल खलीफा जैसा है। जरवीक ने एक और ख्याल जाहिर किया, यह भी तो हो सकता है खलीफा ने अपना हुलिया बिगाड़ लिया हो ताकि वो पहचाना ना जा सके। अमीर मोहतरम, मेरा दिल नहीं मानता, फिर खलीफा को चेहरा बिगाड़ के यहां आने की क्या जरूरत थी? वो इन लोगों को अपने महल में भी तो बुलवा सकते थे। भेदी ने अब भी इकरार ना किया। अगर मैं ये कहूं कि खलीफा को इस हवेली में आना था लेकिन इस तरह कि लोग उसे पहचान ना सकें, तो फिर तुम क्या कहोगे? खलीफा का चेहरा बिगाड़ने के बाद तो ऐसा बन सकता है। भेदी ने अदब से जवाब दिया, अमीर मोहतरम, मैं ज्यादा से ज्यादा ये तो कह सकता हूं कि किसी बेवकूफ ने खलीफा का रूप धारने की बेढंगी कोशिश की है, वरना इसे खलीफा से दूर का भी इलाका नहीं। अच्छा, तो तुम तीसरे आदमी को जल्दी से पहचानने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि वो गाड़ी में बैठ के चले जाएं। जरवीक ने जल्दी करने की ताकीद की। भेदी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि वो तीनों एक बंद गाड़ी में सवार हो गए। अजीजुद्दीन जरवीक परेशान हो गया था। उसने भेदी को झंझोड़ के पूछा, तुम यकीन से कह सकते हो कि इनमें खलीफा आजिद नहीं था? बिल्कुल कह सकता हूं अमीर, भेदी ने बड़े एतमाद से कहा। अगर मेरी बात झूठ साबित हो तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। अजीजुद्दीन जरवीक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, खलीफा की बात तो छोड़ो, इस तीसरे आदमी के बारे में बताओ, इसे तुमने कहीं देखा है? अमीर, अगर आप मेरा मजाक ना उड़ाएं तो मैं अर्ज करूं, भेदी ने डरते डरते कहा। मजाक क्यों उड़ाएंगे, तुम्हें तो बुलवाया ही इसी काम के लिए है। अमीर, इस आदमी के बारे में मैं कसम खा सकता हूं कि इसका ताल्लुक मिस्र से नहीं है। यह तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? जरवीक ने दरियाफ्त किया। इसकी गर्दन की जुम्बिश और गुफ्तगू के अंदाज से जाहिर होता था कि वो किसी इलाकाए गैर का बाशिंदा है।
भेदी ने जवाब दिया, बहुत मुमकिन है कि वो नसरानी हो और खुद को छुपाने के लिए उसने मिस्री लिबास पहन लिया हो। जरवीक की समझ में भेदी की बात ना आई। आखिर उसने कहा, चलो वापिस चलें। जरवीक ने आदमियों को जल्दी जल्दी इकट्ठा किया और वो वापिस हुए। सलाहुद्दीन अब तक बाहर ही बैठा था। मुखबिर लड़की ने उसका जहन परेशान कर दिया था। जरवीक अपने आदमियों को रुखसत करके सलाहुद्दीन के पास आया। अजीजुद्दीन जरवीक ने बगैर पूछे बताना शुरू किया, मोहतरम वजीर आजम, दारोगा की मजाफाती हवेली में गालिबन मुशावरत लगी थी, क्योंकि जिस वक्त मैं वहां पहुंचा तो लोग हवेली से निकल रहे थे। मैं उनके निकलने का इंतजार करता रहा, यहां तक कि सब वापस चले गए, लेकिन उनमें खलीफा नहीं था। कितने लोग थे और तुमने किस किस को पहचाना? सलाहुद्दीन ने बेचैनी से पूछा। अमीर, आप जानते हैं कि मैं तमाम मिस्री उमरा और सरकारी ओहदेदारों को नहीं पहचानता, अजीजुद्दीन जरवीक ने बताया। अमीर जरवीक, मुख्तसर बात करो और सिर्फ मतलब की बात, सलाहुद्दीन ने नागवार अंदाज में कहा। मैंने तुमसे कहा था कि अगर खलीफा वहां मौजूद हो तो उन्हें इज्जत से कसरे खिलाफत पहुंचा देना। मैं वही अर्ज कर रहा हूं वजीर आजम, जरवीक जल्दी से बोला। खलीफा आजिद वहां नहीं थे। मेरे आदमी ने तमाम लोगों को शनाख्त कर लिया, लेकिन खलीफा मौजूद ही नहीं थे, इसलिए उनका सवाल ही नहीं पैदा होता। यह भी तो हो सकता है कि खलीफा ने अपना हुलिया तब्दील कर लिया हो और तुम पहचान ना सके हो। सलाहुद्दीन ने बहुत ठहरे लहजे में सवाल किया। वजीर आजम, जरवीक ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, मेरे साथ एक ऐसा आदमी था जो कसरे खिलाफत में अरसे तक रह चुका था। एक शख्स पर मुझे खलीफा का शुबहा हुआ था, लेकिन मेरे साथ के भेदी ने मेरे ख्याल की तायद ना की। कोई नसरानी भी था वहां? सलाहुद्दीन ने दरियाफ्त किया। यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक शख्स शक्लो सूरत से नसरानी मालूम होता था। अजीजुद्दीन जरवीक ने कहा, यह तुम्हारा ख्याल है या उस शख्स का जिसे तुम शनाख्त के लिए साथ ले गए थे? सलाहुद्दीन ने फौरन गिरफ्त की। मेरा ख्याल नहीं है वजीर आजम, जरवीक ने जवाब दिया। मुझे भेदी ने बताया था कि सबसे आखिर में हवेली से निकलने वालों में एक शख्स चाल ढाल और अंदाजे गुफ्तगू से नसरानी मालूम होता था। तुम्हारे भेदी ने आखिर पहचाना किसे किसे? सलाहुद्दीन कुछ चिढ़ सा गया। तकरीबन सभी पहचान लिए गए वजीर आजम, जरवीक ने जवाब दिया। जिन लोगों को शनाख्त किया गया उनमें अब्दुस समद कातिब और अमार यमनी फाजिल बिन कामिल हैं। नजा उनका सरगना मालूम होता था। सिर्फ 2 आदमी नहीं पहचाने जा सके, जिनमें एक गैर मुल्की और दूसरा बहरूपिया था, जिसने खलीफा की शक्ल इख्तियार करने की भूंडी कोशिश की थी। सलाहुद्दीन ने महफिल बर्खास्त कर दी। सब उमरा अपने अपने ठिकानों पर चले गए। उस छापे से सलाहुद्दीन कुछ फिक्रमंद हो गया था। जो लोग शनाख्त किए गए थे ये सब खलीफा के हल्का इदारत में शामिल थे और हर एक मिस्र का वजीर आजम बनने की कोशिश में था। सब के जाने के थोड़ी ही देर बाद वो शख्स वापिस आ गया जिसे सलाहुद्दीन ने कसरे खिलाफत भेजा था, ताकि वो मालूम कर सके क्या यह खलीफा महल में मौजूद है या कहीं गया हुआ है। उसने बयान किया, खलीफा गुज़िश्ता 2 रोज से बिल्कुल साहिब फिराश है। तबीब 24 घंटे उसके पास बैठा रहता है। इस सिलसिले में खबर लाने वाले ने खलीफा के तबीब से भी गुफ्तगू की थी, जिसने यकीन दिलाया था कि खलीफा अभी मजीद 2 दिन बिस्तर से ना उठ सकेगा। सलाहुद्दीन को उस खबर से कदरे इत्मीनान हुआ। यह बात तो जाहिर हो गई कि कम अज कम इस साजिश में खलीफा आजिद शरीक नहीं। अगर खुदा न खास्ता खलीफा शामिल होता तो सलाहुद्दीन को साजिश को कुचलने में ज्यादा कोशिश करनी पड़ती। बहरहाल सलाहुद्दीन ने तमाम मिस्री उमरा के पीछे अपने आदमी लगा दिए थे, जो उसे दम दम की खबरें दे रहे थे। कसरे खिलाफत का पूरा इंतजाम मोतमिन खिलाफत नजाह के सपुर था और उसने पूरे कसर में मुसल्ला सुडानी पहरेदार मुकर्रर कर रखे थे। इसलिए सलाहुद्दीन ने एहतियात के तौर पर चंद शामी दस्ते खिलाफत के करीब मुतय्यन कर दिए थे, ताकि बवक्ते जरूरत उनसे काम लिया जा सके। दूसरे दिन एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसकी वजह से साजिश और साजिशी बिल्कुल बेनकाब हो गए। सलाहुद्दीन ने वजारत संभालते ही मिस्र के हालात दुरुस्त करने के लिए गवर्नरों और बाज दूसरे उम्माले हुकूमत में तब्दीली की थी। उस तब्दीली में उसने मुल्की और गैर मुल्की दोनों तरह के बेहतरीन दिमागों को कलीदी ओहदों पर मुकर्रर किया था। उसने शिया या सुन्नी की कोई तफरीक ना रखी थी। मिस्री शियों का एक मशहूर लीडर और अमीर नजमुद्दीन बिन मजियाल था। सलाहुद्दीन उससे बहुत मुतासिर था और यही वजह थी कि सलाहुद्दीन ने उसे मिस्र के अहम तरीन सूबा सिकंदरिया की गवर्नरी अता की थी। मोतमिन खिलाफत ने जब शियों के खिलाफ साजिश तैयार की तो उमारा को साथ मिलाने के लिए मुस्तकबिल के ओहदों की तकसीम की। उस तकसीम में नजमुद्दीन बिन मजियाल के लिए मिस्र की वजारत का ओहदा रखा गया। अब्दुस समद को महकमा खिराज का वजीर बनाया गया था।
नजमुद्दीन बिन मजियाल का किसी मौके पर एक शामी अमीर बहाउद्दीन कराकोश से कुछ इख्तलाफ हो गया था। साजिश का सरगना नजाह अगरचे मोतमिन खिलाफत था, लेकिन था तो एक गुलाम ही। उसके गुलामाना जहन ने उसको ये बात समझाई कि नजमुद्दीन बिन मजियाल और बहाउद्दीन कराकोश में इख्तलाफ है और कराकोश शामी अमीर है, इसलिए नजमुद्दीन बिन मजियाल को सलाहुद्दीन की बजाय उससे हमदर्दी होगी। ये सोचते हुए उसने एक खत नजमुद्दीन बिन मजियाल को लिखा, जिसमें उस साजिश में शरीक होने की दावत दी और कामयाबी की सूरत में नजमुद्दीन बिन मजियाल को मिस्र की वजारत पेश की। मोतमिन खिलाफत ने नजमुद्दीन मजियाल के बारे में गलत अंदाजा लगाया था। वो सलाहुद्दीन का एहसानमंद था और उसका वफादार था। उसके सामने जब साजिश की तफसील बयान की गई और उसे मालूम हुआ कि साजिश में मिस्र के तमाम बड़े बड़े अमीर और सरदार शामिल हैं, तो उसने साजिशियों का साथ देने का वादा किया और इस साजिश को खूब सराहा। फिर एक दिन नजमुद्दीन मजियाल सिकंदरिया से गायब हुआ और काहिरा पहुंच गया। फिर जब रात हुई तो दारुल वजारत गया और एक शनासा गुलाम के जरिए वजीर आजम सलाहुद्दीन को अपने सिकंदरिया से आने की इत्तला दी। सलाहुद्दीन ने उसे फौरन तलब कर लिया। नजमुद्दीन मजियाल वजीर आजम के सामने पहुंच के तकरीबन रो दिया। आका, नजमुद्दीन मजियाल ने गुलूगीर आवाज में कहा, मैं आपका एहसानमंद हूं और गुलाम भी। मैं रास्ते भर ये सोचता आया हूं कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा और खुदा न खास्ता दुश्मन अपना काम कर गए तो मैं हशर में आपको मुंह किस तरह दिखाऊंगा। खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी आंखों से आपको जिंदा और सलामत देख रहा हूं। नजमुद्दीन बिन मजियाल, मैं तुम्हारी आमद की इत्तला से समझ गया था कि यकीनन कोई फितना सर उठाने वाला है। सलाहुद्दीन ने कहा, आजकल काहिरा में भी कुछ इसी तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। अच्छा तुम बताओ, सिकंदरिया में क्या हुआ कि तुम्हें काहिरा आना पड़ा? सिकंदरिया में सब खैरियत है आका, नजमुद्दीन मजियाल ने कहा। फितने की जड़ तो काहिरा ही में है। फिर इब्ने मजियाल ने सलाहुद्दीन को साजिश की पूरी तफसील से आगाह किया। उसने वो खत भी पेश किया जो मोतमिन खिलाफत ने उस सिलसिले में उसे लिखा था। उस खत में मोतमिन नजाह ने यह भी लिख दिया था कि उसने यरूशलेम के बादशाह से राब्ता कायम किया है और चाहे यरूशलेम का एक सफीर गुफ्तगू के लिए 2 बार काहिरा आ चुका है। यरूशलेम का लश्कर सिर्फ इशारे का मुंतजिर है। नजाह और उसके साथियों के खिलाफ काफी सबूत मिल गए थे। सलाहुद्दीन ने अजीजुद्दीन जरवीक को बुलाकर हुक्म दिया कि कल नजाह, अब्दुल समद कातिब, अमार यमनी और फाजिल बिन कामिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। जरवीक उनकी गिरफ्तारी के लिए चला गया तो नजमुद्दीन मजियाल ने वापस जाने की इजाजत मांगी। सिकंदरिया को खाली छोड़ना किसी तौर मुनासिब न था। सलाहुद्दीन ने नजमुद्दीन मजियाल को वापस जाने की इजाजत दे दी। साजिश का इंकशाफ हुआ तो सलाहुद्दीन को वो लड़की बुरी तरह याद आई जिसने इस साजिश की सबसे पहले इत्तला दी थी। वो उसे बुलवाने वाला था कि अब गुलाम ने आकर इत्तला दी कि एक शख्स जो अपना नाम कासिमुल हुसैन बताता है वजीर आजम से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम सलाहुद्दीन ने कासिमुल हुसैन को उसी वक्त तलब कर लिया। सलाहुद्दीन कुछ देर सोचता रहा था कि कासिमुल हुसैन दाखिल हुआ। कासिमुल हुसैन सलाम करके चुप खड़ा हो गया। सलाहुद्दीन के दिमाग में उस वक्त मुख्तलिफ ख्यालात का हजूम था। मोतमिन खिलाफत की साजिश, यरूशलेम में यूरोप की इमदादी दस्तों का पहुंचना और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उसके ताल्लुकात। वो एक तरफ मिस्र की ऐसी सल्तनत का वजीर आजम था जिसके अवाम और खास पर फिका जाफरिया का ज्यादा असर था। दूसरी तरफ वो शाम के सुल्तान नूरुद्दीन का मिस्र में सिपह सालार था। सुल्तान नूरुद्दीन हनफी मजहब था और बगदाद के अब्बासी खलीफा का मोतकिद था। इस तरह सलाहुद्दीन बज़ाहिर 2 कश्तियों में सवार था, लेकिन उसने बड़ी दूरअंदेशी से उन दोनों कश्तियों को संभाल रखा था। सलाहुद्दीन ख्यालों से चौंका तो अपने सामने कासिमुल हुसैन को खड़े देखा। तुम आ गए? सलाहुद्दीन ने सर से ख्यालों को झटकते हुए सपाट लहजे में कहा। जी आका, मैं आपको फिर परेशान करने हाजिर हो गया। कासिमुल हुसैन ने मुर्दा दिली से कहा। मैं किसी बात से परेशान नहीं होता, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। तुम अपनी सुनाओ, कहाँ थे और क्या कर रहे थे? कासिमुल हुसैन ने मगमूम लहजे में कहा, मेरे आका, उस चालाक और बेवफा औरत को तलाश करते करते थक गया हूं। मैंने तय कर लिया कि मरियम मुझे जहां भी मिल जाएगी मैं उसे कत्ल कर दूंगा, ख्वाह मुझे सूली पर चढ़ना पड़े। मगर तुम ऐसा नहीं कर सकोगे कासिमुल हुसैन, सलाहुद्दीन ने मजबूत लहजे में कहा। क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता मेरे आका? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि उस कत्ल के जुर्म में मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। उसके लिए तैयार हूं, कासिमुल हुसैन ने थके थके और हारे हुए जैसे अंदाज में कहा। मैंने कह दिया तुम उसे नहीं मार सकते, सलाहुद्दीन ने अपनी बात दोहराई। आका, मैं आपकी बात रद्द करके गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन यह मालूम करने की दरख्वास्त जरूर करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कौन उसकी हमदर्दी करेगा?
अब तो उसका साथ उसके घर वाले भी नहीं देंगे। कासिमुल हुसैन ने बड़े मुज़महिल लहजे में कहा। ये तुम कैसे कह रहे हो? सलाहुद्दीन ने हैरानी से उसे देखा। तुम तो कहते हो कि उसका बाप जिंदा है, जवान भाई भी है, वो भी तो उसे बचा सकते हैं, जबकि तुम्हारा खुद भी ये ख्याल है कि उसके घर वालों ने उसे कहीं छुपा दिया है और वो उसका पता नहीं बता रहे। शायद पहले ऐसा ही था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं मेरे आका, कासिमुल हुसैन ने बेदिली से जवाब दिया। अब क्या हो गया है? तुम्हारी बीवी ने क्या अपने बाप या भाई को नुकसान पहुंचाया है? सलाहुद्दीन ने उसे कुरेदा। जी आका, ऐसी ही बात है, कासिमुल हुसैन ने तायद की। पहले जब मैं उनसे मरियम के बारे में बात करता तो मुझे शुबहा होता जैसे उसे बहुत कुछ मालूम है और मुझसे छुपा रहा है, लेकिन इस दफा तो उसने मरियम की खुल के बुराई की। अच्छा, क्या कहा उसने? सलाहुद्दीन ने दिलचस्पी से पूछा। कासिमुल हुसैन ने अफसुर्दगी से कहा, उसका भाई कहता था कि उस लड़की ने उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है और उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रखा। उसके भाई ने बताया कि तुम्हें यह शिकायत है कि मरियम ने तुमसे बेवफाई की और उसे हमने सिकंदरिया में पनाह दी है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि मरियम यरूशलेम में थी, उसने शाह मालरी का कोई जंगी राज चुराया है और वहां से गायब हो गई है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, सलाहुद्दीन ने बेपरवाही से कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मरियम को इस वक्त कहाँ होना चाहिए? यरूशलेम वालों का ख्याल है कि मरियम को उसका शौहर अगवा करके काहिरा ले गया है, कासिमुल हुसैन ने जवाब दिया। उनकी बात माकूल है और यही सही है। सलाहुद्दीन ने यह कहते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसे दरअसल कासिमुल हुसैन की बौखलाहट पर हंसी आ रही थी। जी, क्या फरमाया आका आपने? कासिमुल हुसैन ने घबराकर सलाहुद्दीन को देखा। सलाहुद्दीन ने कहा, अगर यरूशलेम वालों ने कहा है कि मरियम का शौहर उसे काहिरा ले गया है तो फिर ठीक ही कहा होगा। यानी आपका भी यही ख्याल है कि मैं मरियम को काहिरा लाया हूं? कासिमुल हुसैन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं यरूशलेम गया जरूर था, लेकिन ना मरियम मुझे मिली और ना मैं उसे यहां लाया हूं। आका, आपके सामने कैसे झूठ बोल सकता हूं? सलाहुद्दीन ने अपने करीब खड़े एक गुलाम को इशारा किया। उसने अपने कान सलाहुद्दीन के होंठों से लगा दिए। सलाहुद्दीन ने उसे सरगोशियों में कुछ कहा और वो सलाम करके बाहर चला गया। देखो कासिम, गुलाम के जाने के बाद सलाहुद्दीन ने कहा, मरियम ने अगर कोई राज चुराया है तो जाहिर है कि वो उस राज को शाह यरूशलेम के किसी मुखालिफ को ही फरोख्त करेगी, या अगर वो हुब्बुल वतन है तो शाह के मुखालिफ को बगैर मुआवजे के पहुंचाएगी। शाह यरूशलेम के ख्याल में इस वक्त मैं ही उसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूं। उसने मेरे खिलाफ यूरोप के बादशाहों को खतूत लिखे हैं और उनकी मदद तलब की है। यूरोप के कुछ इमदादी दस्ते यरूशलेम पहुंच चुके हैं। इससे जाहिर है कि मैं उसका मुखालिफ हूं और मरियम को अगर कोई राज हासिल है तो उसे तुम्हारे पास या मेरे पास फौरन आना चाहिए। कासिमुल हुसैन हक्का बक्का सलाहुद्दीन का मुंह देख रहा था। वो खामोश हुआ तो कासिमुल हुसैन ने जल्दी से कहा, मेरे आका, अगर ऐसी बात होती तो मरियम अब तक मेरे पास या इस दारुल वजारत तक पहुंच गई होती। यह भी तुमने ठीक कहा, सलाहुद्दीन ने सपाट लहजे में कहा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो आते आते कहीं रास्ते में अटक गई हो। उस मौके पर वो गुलाम वापिस आ गया जिसे सलाहुद्दीन ने कुछ कहकर बाहर भेजा था। आकाए मोहतरम फकी ईसा हकारी तशरीफ लाए हैं, गुलाम ने इत्तला दी। लो, तुम्हारी मरियम आ गई। कासिमुल हुसैन सलाहुद्दीन के मुंह से एकदम निकल गया। मरियम आ गई? आप क्या फरमा रहे हैं आका? कासिमुल हुसैन के मुंह से एकदम निकल गया। सलाहुद्दीन ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए गुलाम से कहा, इन्हें आने दो। फकी ईसा हकारी तशरीफ लाए। आगे आगे वो और उनके पीछे कपड़ों में लिपटी हुई एक खातून जिसने अपना चेहरा भी कपड़े में छुपा रखा था। सलाहुद्दीन को फकी ईसा हकारी का एहतराम इस कदर मलहूस था कि वो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। वजीर आजम मोहतरम, फकी ईसा हकारी ने सलाम पेश करने के बाद कहा, आपकी अमानत मैं साथ लेके आया हूं। इसे कह दीजिए कि चेहरा खोल के खड़ी हो जाए, यहां कोई नामहरम नहीं है। सलाहुद्दीन ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा। फकी ने एक लम्हे के लिए कासिमुल हुसैन की तरफ देखा जिसका मुंह आधा खुला था और नजर आने वाली खातून की तरफ लगी हुई थी। किसी को खातून से कुछ ना कहना पड़ा। उसने सलाहुद्दीन की आवाज सुन ली थी और मुंह पर से चादर का पल्लू हटा रही थी। उसके मुंह से कपड़ा उठा तो नजर सबसे पहले कासिमुल हुसैन पर पड़ी। खातून की आंखें फैल गईं और होंठ लरस के रह गए। यही कैफियत कासिमुल हुसैन की थी, उसके होंठ भी लरस रहे थे। फकी साहब अपनी जगह सख्ते में खड़े थे। सिर्फ सलाहुद्दीन ऐसे थे जो उन सब लोगों की बौखलाहट से महजूज हो रहे थे। फकी मोहतरम, ये दोनों मियाँ बीवी हैं और एक अरसे से गलत फहमियों का शिकार थे। अजीब इत्तेफाक है कि उस दिन ये खातून मेरे पास आई।
इनसे इनका हाल अहवाल सुनकर मैंने इन्हें आपके हवाले कर दिया। इनका नाम मरियम है और ये नौ मुस्लिम है। इनके शोहर कासिमुल हुसैन है, जो अरसे तक मेरी और सुल्तान दमिश्क की मुलाजमत में रह चुके हैं। लुत्फ की बात यह है कि ये दोनों ही मिस्री हैं। फिर सलाहुद्दीन ने मुंह घुमाकर कासिमुल हुसैन से कहा, कासिम, अब होश में आ जाओ और सितम ज़रीफ़ी कुदरत पर गौर करो। तुम दोनों मेहमान खाने में उस वक्त तक मुकीम रहोगे जब तक काहिरा के हालात नहीं संभलते। खुदा का शुक्र करो कि उसने एक बार फिर इस दुनिया में तुम्हें मिला दिया। एक दूसरे को अपने हाल से आगाह करो और दिल साफ करके सच्चे मियाँ बीवी की तरह रहो। किसी फुर्सत के वक्त मैं तुम लोगों के तफसीली हालात सुनूंगा। सलाहुद्दीन ने एक गुलाम को बुलाकर उसे कुछ हिदायत दी और कासिमुल हुसैन और मरियम को उसके साथ भेज दिया। फकीह मोहतरम भी सलाम करके रुखसत हो गए। सलाहुद्दीन के वजारत संभालने से मिस्र और खासकर काहिरा के हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे थे। पुराने बुत टूट रहे थे और उनकी जगह शामियों को दी जा रही थी। मिस्र का हर सरदार और हर अमीर अपनी जगह पर हिल के रह गया था। उनकी पूरी कोशिश थी कि सलाहुद्दीन के कदम मिस्र में ना जम सकें। उसके लिए वो हराम और जायज़ व नाजायज कदम उठाने के लिए तैयार थे। सलाहुद्दीन के खिलाफ जो जबरदस्त साजिश तैयार की गई, उसका सरबराह दारोगा महल्लात यानी मोतमिन खिलाफत नजाह था। उसके अलावा जो लोग उस घिनौनी साजिश में शरीक थे वो अब्दुल समद कातिब, अमार यमीनी और मिस्र के मौजूदा काजी फाजिल बिन कामिल थे। उन लोगों ने सिकंदरिया के गवर्नर नजमुद्दीन मजियाल को पेशकश की थी कि साजिश की कामयाबी की सूरत में उसे मिस्र का वजीर आजम बना दिया जाएगा। नजमुद्दीन मजियाल का ताल्लुक मिस्र से ही था, लेकिन वो सलाहुद्दीन का एहसानमंद था, इसलिए उसने उस साजिश का भांडा फोड़ दिया। सलाहुद्दीन को सिकंदरिया के गवर्नर के बयान की तस्दीक की इसलिए जरूरत पेश न आई कि उसे उस साजिश की 2 दिन पहले ही खबर हो गई थी। जिस वक्त मरियम और कासिमुल हुसैन को मेहमान खाने में पहुंचाया गया और उन्हें तन्हाई मुयस्सर हुई तो वो फरते जज्बात से एक दूसरे से लिपट गए। ये तो आप लोगों को मालूम हो गया कि मरियम और कासिमुल हुसैन मियाँ बीवी हैं, लेकिन इस जोड़े का मुख्तसर हाल बयान करना इसलिए जरूरी है ताकि इस सिलसिले में आप दोस्तों के दिमाग में कोई उलझन ना रह जाए। कासिमुल हुसैन एक मिस्री जवान था जो सिकंदरिया की एक ईसाई दोशीज़ा पर आशिक हुआ। उन दोनों ने आपस में शादी करना चाही, लेकिन मरियम के बाप भाई ने तासुब की बिना पर शादी नहीं होने दी। लेकिन मरियम अपने दोस्त कासिमुल हुसैन के साथ फरार होकर दमिश्क पहुंच गई। वहां दोनों की शादी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे हालात पेश आए कि मरियम अचानक गायब हो गई। कासिमुल हुसैन के बयान के मुताबिक ये एक अगवा और फरार का वाकया था, जिसके लिए कासिमुल हुसैन ने मुल्क मुल्क की खाक छानी, लेकिन मरियम उसे ना मिल सकी। वो दमिश्क से काहिरा, सिकंदरिया गया, वहां से यरूशलेम भी गया, लेकिन सिवाय इसके और कुछ ना मालूम कर सका कि मरियम ने उसे छोड़ के शाह यरूशलेम की मुलाजमत इख्तियार कर ली और अब वो मुसलमानों के खिलाफ जासूसी के फराइज अंजाम दे रही है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मरियम घबराई और परेशान हाल मिस्र के दारुल वजारत पर पहुंची। उसने वजीर आजम मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी से मुलाकात की और उस मुलाकात में उसने सलाहुद्दीन और शामी लश्कर के खिलाफ उस जबरदस्त साजिश का इंकशाफ किया जिसकी तस्दीक सिकंदरिया के गवर्नर नजमुद्दीन मजियाल के बयान से हो गई और साजिशियों की भी शनाख्त कर ली गई। इस साजिश का क्या अंजाम हुआ इसका जिक्र बाद में होगा। पहले हम कासिमुल हुसैन और मरियम का हाल देखते हैं, जो एक तवील जुदाई के बाद इत्तेफाकिया मिल गए थे। मिस्र के दारुल वजारत में कासिमुल हुसैन और मरियम का आमना सामना होना वाकई बड़ा हैरतनाक था। कुछ देर तक तो वो दोनों यही सोचते रहे कि वो कोई हसीन ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जब वजीर आजम के गुलाम ने उन्हें मेहमान खाने में चलने का इशारा किया तो उन्हें कुछ होश आया। उन्हें यह तो मालूम हो गया था कि वो होशो हवास में है, मगर उस हादसाती मुलाकात में उन्हें हैरत ने जिस तरह जकड़ लिया कि उसमें कोई कमी ना रही थी। आखिर गुलाम उन्हें मेहमान खाने के कमरे में छोड़कर चला गया, तब उन्हें जिंदगी का यकीन आया। मरियम, क्या वाकई मैं तुम्हें होशो हवास में देख रहा हूं? कासिमुल हुसैन ने सर को 2-3 बार झटके देकर कहा। यही मैं भी सोच रही हूं कि मैं अपने होशो हवास में हूं या। और मरियम ने अपनी उंगली दांतों के दरमियान रखकर जोर से दबाई, यहां तक कि उसकी चीख निकल गई। मुझे तो यकीन हो गया कि मैं आलम होश में हूं, कासिमुल हुसैन ने बड़ी मुसर्रत से कहा। मरियम ने शोखी से कहा, अगर आलम होश में हो तो ये बताओ कि तुम इस वक्त दारुल वजारत में किस लिए आए हो? क्या तुम्हें मालूम हो गया था कि मैं काहिरा आ गई हूं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। कासिमुल हुसैन ने जवाब दिया, तुम्हें गायब हुए 3 माह से ज्यादा हो चुके हैं। फिर तुम गायब दमिश्क से हुई थी और मिली हो काहिरा में। ये क्या सहर है, क्या तिलिस्म है? ये मैं बाद में बताऊंगी, तुम पहले अपनी कह लो। मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरी क्या सुनोगी? कासिमुल हुसैन ने ठंडी सांस ली।
तुम्हारे जाने के बाद मैं दीवाना हो गया और जब से अब तक दीवाना हूं। ये तो कोई बात ना हुई। मरियम ने बड़े नखरे से कहा, अगर तुम मेरी वजह से दीवाना हुए थे तो मुझे तलाश करना चाहिए था। वाह, ये तुमने एक ही कही, कासिमुल हुसैन ने जवाब दिया। दीवाना होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं दीवाना हुआ, कपड़े फाड़े और जंगल की तरफ निकल गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि मेरी भूख प्यास मिट गई और मुझे अपने तन बदन का होश न रहा। सबका यही ख्याल था कि तुम मुझे छोड़ के अपने वालिदैन या हम मजहबों के पास चली गई। बाज दफा लोगों ने तो मुझे ये बावर कराने की कोशिश की कि सुल्तान दमिश्क के फौजी राज चुरा के यरूशलेम भाग गई हो, और तुमने उन बातों पर यकीन कर लिया। मरियम ने मसनूई गुस्से से कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कासिमुल हुसैन ने इनकार में सर हिलाया। मेरा दिल किसी तरह मानता ही ना था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। चुनाचे मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। दमिश्क में ढूंढा, काहिरा और सिकंदरिया का कोना कोना छान मारा, यरूशलेम भी गया। मैं ज्यादा परेशान इसलिए था कि कभी तो तुम्हारे बाप भाई कहते कि उन्हें तुम्हारी कोई खबर नहीं, और कभी तुम्हारी इस तरह बुराइयां करते जिससे जाहिर होता कि तुम उनसे मिली हो और तुम्हारी किसी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची है। इस वजह से और परेशानी थी कि तुम्हें उन दिनों आराम की सख्त जरूरत थी और ना मालूम तुम पर क्या गुजर रही थी। इस परेशानी और दौड़ धूप में मेरी मुलाजमत भी जाती रही। अब मैं अपने आका के पास आया था कि वो मेरी कुछ मदद करें। यहाँ आके खुदा ने मेरी मदद की और तुम मुझे मिल गई। कासिमुल हुसैन खामोश हुआ तो मरियम ने कहा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। कासिमुल हुसैन ने बड़े खलूस से कहा, माफी मांगने की क्या जरूरत है, तुम भी तो परेशान रही होगी, कुछ ऐसी वैसी परेशानी। मरियम ने कासिमुल हुसैन को बड़े प्यार से देखा। मैंने दरअसल माँ और तुम्हारे नाम पर धोखा खाया। तुम्हें याद होगा कि मेरे घर वाले तुम्हारे कितने खिलाफ थे, फिर अचानक उनके ख्यालात बदले और उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ शादी की इजाजत दे दी। दरअसल मेरे वालिदैन की ये एक चाल थी। तुम्हें शायद पता नहीं कि सिकंदरिया में यरूशलेम के बहुत से जासूस मौजूद हैं। उन्हें जब मालूम हुआ कि मेरी दोस्ती एक ऐसे शख्स से है जो दमिश्क की शाही फौज में है, तो उन्होंने फौरन मेरे बाप और भाई से राब्ता कायम किया। इस नतीजे में मेरी और तुम्हारी शादी की इजाजत मिल गई। उन दिनों मैं इस कदर खुश थी कि मैंने ये सोचा ही ना था कि मेरे घर वाले जो तुमसे इस कदर नाखुश थे वो एकदम राजी कैसे हो गए। खैर, मैं तुम्हारे साथ दमिश्क आ गई। कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी अदम मौजूदगी में पहले एक औरत, फिर उसके साथ एक मर्द आया। उन्होंने मुझ पर जाहिर किया कि वो सिकंदरिया से आए हैं और उन्हें मेरी माँ ने भेजा है। माँ की तरफ से ये पैगाम दिया कि वो सख्त बीमार है और मुझे देखना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कासिम रजामंद हो जाएं तो वो मुझे सिकंदरिया पहुंचा सकते हैं। ये गुफ्तगू कई दिन चलती रही, लेकिन मेरा दिल पूरा ना हुआ और मैंने इनकार कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तुम अपनी मुलाजमत पर गए हुए थे। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो सुल्तान के महल का एक हरकारा बाहर खड़ा दिखाई दिया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने बताया कि महल के सामने तुम्हारा घोड़ा अलिफ हो गया और उसने तुम्हें जमीन पर पटका है। तुम सख्त जख्मी हो और तुमने मुझे बुलाया है। मेरे हाथ पैर फूल गए, समझ में ना आता था कि क्या करूं क्या ना करूं। उस बौखलाहट में उस बंद गाड़ी में सवार हो गई जिसे हरकारा लेकर आया था। बस गाड़ी में बैठना ही गजब हो गया। जरा देर बाद गाड़ी किसी जगह रुकी तो दो मुस्टंडे गाड़ी का पर्दा उठाकर अंदर घुस आए। मैंने बहुत हाथ पांव मारे, चीखी चिल्लाई भी, लेकिन उन्होंने मुझे दबोच कर काबू कर लिया। मेरा दिल इसलिए बार बार कहता था कि मेरी मरियम मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती। कासिमुल हुसैन के लफ्ज लफ्ज से मरियम की मोहब्बत टपकती थी। औरत एक बार ही मोहब्बत करती है कासिम, मरियम ने जज्बाती अंदाज में कहा। औरत पर बेवफाई का इल्जाम धरना ही गलत है, वो तो वफा की पुतली होती है। बेशक बेशक, कासिमुल हुसैन बच्चों की तरह खिलखिला रहा था। अच्छा, आगे बताओ, उनके हाथों से तुम्हें कैसे निजात मिली? दो आदमी मुझे दाएं बाएं पकड़कर बैठ गए। मरियम ने कहना शुरू किया, मेरा पेट बुरी तरह दब रहा था और मुझे मतली मालूम हो रही थी। मुझे प्यास भी मालूम हो रही थी। मैंने एक आदमी से पानी मांगा। उसने गाड़ी के ऊपर बैठे हुए आदमी से कहा। वहां से शरबत का एक गिलास आया। मुझे इतनी सख्त प्यास थी कि मैं गिलास मुंह से लगाकर एक ही सांस में पी गई। शरबत पीते ही मेरी आंख बंद होने लगी। शायद उसमें कुछ मिलाया गया था। जरा देर बाद मैं बेहोश हो गई। ये कौन लोग थे? सिकंदरिया के थे या फिर? कासिमुल हुसैन ने पूछा। मुझे पहले ही ख्याल हुआ कि वो मुझे सिकंदरिया ले जाएंगे, मरियम ने कहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं यरूशलेम में थी। मुझे बताया गया कि मैं यरूशलेम के कोतवाले शहर के जाती कैद खाने में हूं और मुझ पर जासूसी का मुकदमा चलेगा। दिन भर मैं उस कैद खाने में रही जहां एक औरत मेरी देखभाल पर मामूर थी। जहां मुझे कैद किया गया था उसका दरवाजा लोहे का था और बाहर सख्त पहरा था।
शाम को मुझे कोतवाले शहर के सामने पेश किया गया। उसने मुझे यरूशलेम के लिए जासूसी करने की पेशकश की। मुझे उन लोगों से उस हरकत की वजह से सख्त नफरत हो गई थी। मैंने उन्हें सख्त जवाब दिया। मेरे इनकार पर मुझे फिर कैद खाने में भेज दिया गया, जहां कैद खाने वाली औरत ने मुझ पर सख्त तशद्दुद किया, यहां तक कि मैं बेहोश हो गई और तुम्हारी अमानत जाया हो गई। ये कहते हुए मरियम के आंसू आ गए। फिर वो ज़ारो कतार रोने लगी। कासिमुल हुसैन ने उसे बहुत तसल्ली दी, लेकिन वो बहुत देर तक रोती रही। औरत को दुनिया में अपने बच्चे से ज्यादा कोई और चीज अजीज नहीं होती। बच्चा अगर पैदा होकर इंतकाल कर जाए तो भी कुछ दिनों बाद सब्र आ जाता है, लेकिन अभी तो मरियम ने बच्चे की आवाज भी ना सुनी थी कि उसे बच्चे का गम उठाना पड़ा। और गम ऐसा था कि जब भी उसे अपने बच्चे का ख्याल आता वो रो पड़ती। कासिमुल हुसैन ने भी उसे मना नहीं किया। वो जानता था कि रोने से गम कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाद शाम तक उन दोनों में कोई गुफ्तगू ना हुई। वो रात का खाना खा रहे थे कि उन्हें मुत्तला किया गया कि उन्हें सुबह को दमिश्क जाना है। यह हुक्म वजीर आजम का था और कासिमुल हुसैन को ताकीद की गई थी कि वो इस सिलसिले में वजीर आजम से मिलने की कोशिश ना करे और बिला उज़र दमिश्क चला जाए। मरियम भी अब दमिश्क वापस नहीं जाना चाहती थी, मगर हुक्म हाकिम से कौन इनकार कर सकता है। सुबह को कासिम और मरियम दमिश्क को रवाना हो गए। दारोगा महल्लात नज्जाह के खिलाफ बहुत से सबूत मुहैया हो गए थे। नसरानी सफीर के साथ उसकी कई मुलाकातें हुई थी। वजीर आजम सलाहुद्दीन के पास साजिश करने वालों की पूरी फहरिस्त पहुंच चुकी थी और अब उसे साजिशियों के खिलाफ कदम उठाने में कोई कबाहत नजर नहीं आती थी। मिस्री उमारा से उसे बगावत का खतरा हो सकता था, लेकिन वो तो खुद उस साजिश में शरीक थे और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना था। सलाहुद्दीन को खलीफा आजिद की तरफ से भी खतरा हो सकता था, लेकिन उसने सलाहुद्दीन को खुद वजीर आजम मुंतखब किया था, इसलिए वो किस मुंह से सलाहुद्दीन की मुखालफत करता। यह ठीक है कि खलीफा उस साजिश में शरीक ना था। सलाहुद्दीन ने उसकी अच्छी तरह तहकीक कर ली। अगर उसे खलीफा के बारे में जरा भी सबूत मिलता तो वो उसे भी माफ ना करता। उसने एक बार साफ अल्फाज में कहा था कि मिस्र पर हुकूमत तलवार के जोर पर की जाएगी और हमारे रास्ते में जो भी आएगा, ख्वाह वो कितना ही मोहतरम और मुक्तदिर हो, हम उसे मूली गाजर की तरह काट के रख देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि मिस्री उमारा की तरह मिस्री आवाम भी सलाहुद्दीन के खिलाफ थे। सलाहुद्दीन तो आवाम का महबूब हीरो था। मिस्र के साबिक वजीरों ने सदियों से जो लूट मार और जोरो सितम रवा रखा, उसका हमेशा के लिए खात्मा कर दिया था। एक तरफ उसने दारोगा महल्लात पर कुछ पाबंदियां लगाकर शाही बेगमात और शहजादे शहजादियों को दारोगा के चुंगल से निजात दिलाई थी। दूसरी तरफ कोतवाले शहर को हटाकर अवाम को उसके जुल्म सितम से बचाया था। सलाहुद्दीन ने जिस वक्त साजिश करने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, उस वक्त तक उसके हाथ एक और भी जबरदस्त सबूत आ गया था। दारोगा महल्लात नज्जाह ने इसराइली सफीर से गुफ्तगू के बाद एक तफसीली खत लिखा था, जिसमें शाह यरूशलेम पर वाज़ेह किया गया था कि अगर उसकी फौजी मदद से शामी लश्कर को मिस्री हदूद से निकाल दिया गया तो यरूशलेम को खिराज की रकम मौजूदा शरह से 3 गुना बढ़ाकर अदा की जाया करेगी। इसके अलावा शाह यरूशलेम को और बहुत सी मुराद देने का वादा किया गया था। उस खत में उन उमारा के नाम भी दर्ज थे जो नज्जाह की मदद कर रहे थे। उस खत के हासिल होने के बाद तो किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रह गया था। सलाहुद्दीन ने अजीजुद्दीन जरवीक को बागियों की गिरफ्तारी पर मुकर्रर किया था। जरवीक ये चाहता था कि साजिश के तमाम सरगनों की गिरफ्तारी एक ही वक्त में अमल में हो, ताकि किसी को काहिरा से निकलने का मौका ना मिल सके और जिस कदर फितना व फसाद होना हो वो सब एक ही बार हो जाए। इसका मौका भी जल्द ही मिल गया। साजिश के बड़े बड़े सरगना मोतमिन खिलाफत नज्जाह, शायर अमार यमीनी, अब्दुल समद कातिब, फाजिल बिन कामिल और नजमुद्दीन मजियाल थे। नज्जाह ने उसे मिस्री उमारा के नाम बताए तो नजमुद्दीन मजियाल परेशान हो गया। वो सलाहुद्दीन का एहसानमंद था, क्योंकि बाद शामी उमारा की मुखालफत के बावजूद मजियाल को सिकंदरिया का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। शामी उमारा की दलील थी कि तमाम मिस्री ओहदेदारों को माजूल करके उनकी जगह शामी उमारा को ओहदे दिए जाएं। लेकिन सलाहुद्दीन महज एक शामी अमीर न था, बल्कि शामी फौजों का सिपह सालार भी था। इसके अलावा उसकी ये भी जिम्मेदारी थी कि मिस्री आवाम के दिलों में शामी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मोहब्बत और एहतराम पैदा किया जाए। साजिश करने वालों का काफी दिनों से ताक़ुब किया जा रहा था और सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन जरवीक को एक एक लम्हे की खबर दी जा रही थी। जिस वक्त ये इत्तला मिली कि साजिश के खास अरकान एक बार फिर नज्जाह के मजाफाती हवेली में इकट्ठे हुए हैं, तो अजीजुद्दीन जरवीक ने अपने आदमियों को इशारा किया और खुद उचक के घोड़े पर सवार हो गया। जरवीक के साथ सिर्फ 20 सवार थे, जो पिछले 3 दिन से कील कांटे से बिल्कुल तैयार रहते थे।
सवारों का ये मुख्तसर दस्ता जरवीक की हवेली से रवाना हुआ। उन्हें नजाह की मज़ाफ़ाती इकामत गाह जाना था और उसके लिए उन्हें पूरा काहिरा शहर पार करना था। घोड़ों की रफ्तार इस कदर तेज थी कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। सलाहुद्दीन ने आम ऐलान कर दिया था कि बाजारों तंग गलियों में घोड़े ना भगाए जाएं, क्योंकि अक्सर लोग जख्मी हो जाते हैं। सिर्फ फौजी सवारों को उस वक्त घोड़ा भगाने की इजाजत थी जब वो किसी बागी का पीछा कर रहे हों। उस तेज रफ्तारी से मिस्रियों ने यही अंदाजा लगाया कि आज किसी ने बगावत की है या कहीं बगावत होने वाली है और उसके सद्देबाब के लिए फौजी दस्ता जा रहा है। इधर अजीजुद्दीन जरवीक को इस बात का डर था कि कहीं साजिशियों का कोई जासूस उन्हें इस छापे की तला ना पहुंचा दे, इसलिए वो जल्द से जल्द नजाह की हवेली पर पहुंचना चाहता था। जरवीक का ख्याल या अंदाजा कुछ गलत भी ना था। जिस तरह सलाहुद्दीन के जासूस साजिशियों के पीछे लगे थे, इसी तरह नजाह के जासूस दारुल वजारत और अजीजुद्दीन जरवीक की कयामगाह के गिर्द मंडलाया करते थे कि जैसे कोई खतरा पैदा हो वो उसी वक्त उसकी इत्तला मुतल्लिका लोगों तक पहुंचा दें। अजीजुद्दीन जरवीक ने तेजी भी इख्तियार की थी और एहतियात भी बरती थी, लेकिन दुश्मन के जासूस उससे ज्यादा चालाक निकले। जैसे ही जरवीक की हवेली से सवारों का तूफानी दस्ता निकला, उसी वक्त दुश्मन के जासूस को मालूम हो गया कि मज़ाफ़ात में होने वाली मजलिस का इल्म जरवीक को हो गया है और वो अपने सवार लेकर गिरफ्तारी के लिए जा रहा है। पास जासूस में से एक ने अपना घोड़ा मोड़ा और गलियों और खेतों में से होता हुआ दम के दम में नजाह की हवेली पर पहुंच गया। वहां तमाम लोग जमा थे और साजिश अपनी तकमील के मरहले में थी कि जासूस ने दस्तक दी। मुहाफिज ने जासूस को पहचान कर फौरन दरवाजा खोल दिया और जासूस अपने घोड़े समेत हवेली के अंदर तक घुसता चला गया। जब घोड़े के टापों की आवाज बड़े हाल में पहुंची जहां मजलिस हो रही थी, तो तमाम हाजरीन घबरा के बाहर निकल आए। सवार ने घोड़े से उतरे बगैर आवाज दी, भागो जल्दी भागो, अजीजुद्दीन जरवीक आ रहा है। सवार की आवाज क्या थी, मौत का बिगुल था। सबके रंग फक हो गए और हर जिस्म कांप उठा। हर एक अपने घोड़े की तरफ दौड़ा और जस्त लगा लगा कर घोड़े पर बैठने लगा। वो लोग बिजली जैसी तेजी से घोड़ों पर सवार हुए और सदर दरवाजे का रुख किया, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजीजुद्दीन जरवीक बराहना तलवार हाथ में लिए हवेली में दाखिल हो रहा है। उसके तमाम सवार भी बेनियाम तलवारों से मुसल्लह थे। खबरदार, कोई भागने की कोशिश ना करे, हवेली को हमारे सवारों ने अपने घेरे में ले लिया है। अजीजुद्दीन की गरजदार आवाज से पूरी हवेली दहल उठी। बाज लोगों ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन उनके बढ़ते हुए हाथ एकदम रुक गए, इसलिए कि जरवीक के सवार तलवार सोंते हुए उनके सरों पर पहुंच गए। तमाम लोग अपनी तलवार फेंक दें और जिनके पास खंजर हैं वो भी अलग कर दें। जरवीक ने दूसरा हुक्म दिया। साजिशियों के रंग उड़ गए और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्हें गैर मुसल्लह करने के बाद अजीजुद्दीन ने एक एक को अपने सामने बुलवाया। उसके साथ ही उमारा को शनाख्त करने वाला भी खड़ा था। जरवीक भी बाज उमारा को जाती तौर पर जानता था, लेकिन उनकी तस्दीक जरूरी थी, इसलिए उन्हें बारी बारी अपने सामने बुलवाया। सबसे पहले नजाह को पेश किया गया। अजीजुद्दीन ने उसे देख के तंज किया, आइए आइए, तशरीफ लाइए। मोतमिन खिलाफत दारोगा महल्लात शाही नजाह, आप तो खलीफा मोहतरम के सुसर हैं। फरमाइए, ऐसे अजीम मर्तबे पर फाइज होने के बावजूद आपने साजिश का मंसूबा क्यों तैयार किया? खलीफा आपके दामाद, तमाम महल्लात और वहां की मालियात के आप मालिक, फिर आपको क्या तकलीफ पहुंची कि आपने नसरानियों की मदद से इक्तदार पर कब्जा करने की कोशिश की? मैं जानता हूं कि आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल हम आपको जेवरात से आरास्ता कर रहे हैं। इतना कहकर अजीजुद्दीन जरवीक ने अपने नायब से कहा, इस गद्दार मुल्क को मिल्लत को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी जाएं। हुक्म की फौरन तामील की गई और गरूर से सर उठाकर चलने वाले नजाह की गर्दन नीची हो गई। उसके बाद अमार यमीनी को पेश किया गया। मिस्र का यह मशहूर शायर था। कहते हैं जिस वक्त सलाहुद्दीन को मिस्र की खिलाफत पर फाइज किया गया, उस वक्त अमार यमीनी ने एक नज़म तहरीर की जिसमें मिस्रियों को गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ बगावत करने का मशवरा दिया गया था। उस साजिश का अमार यमीनी एक अहम रुकन था। जरवीक ने उसे देखकर कहा, ए शायर बेबदल, तुम्हें इनका साथ देने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने वजीर आजम सलाहुद्दीन की तारीफ में कसीदा लिखा होता तो जरो जवाहिर से मालामाल होने की बजाय आज जलीलो सरनिगू ना होते। फिर अब्दुल समद पेश हुआ, जिसे खिराज का महकमा देने का वादा किया गया था। जरवीक ने उसे देखकर कहा, अय अब्दुल समद, क्या तुम नहीं जानते कि समद के मानी बेनियाज के होते हैं? तुम्हें इन झगड़ों से दूर रहना चाहिए था। किस अजाब में फंस गए तुम? उनके अलावा कई और अमीर पेश हुए। फिर आखिर में फाजिल बिन कामिल को पेश किया गया। उन्हें देखकर जरवीक ने अफसोस किया।
उसने कहा, इब्ने कामिल, तुम सूरत से शरीफ लगते हो, मगर तुम्हारे करतूत कितने घिनौने हैं। मुझे मालूम है साजिशियों ने तुम्हें काज़िउल कुज़ा दाइउल दुआ का ओहदा देने का वादा किया था, लेकिन तुमने ये ना सोचा कि तुम काजी के ओहदे पर गैर कानूनी तरीके से बिठाए जाते। इस सूरत में तुम आवाम के लिए क्या इंसाफ करते? तुम्हारा ज़मीर तो हर वक्त तुम्हें मलामत करता रहता। अजीजुद्दीन जरवीक ने आखिर में सबको मुखातिब करते हुए कहा, बेशक तुम लोग मिस्र के अजीम उमारा में से हो, लेकिन ईमान का दारोमदार नीयत पर होता है। तुमने अपनी नीयत खराब की और इस अंजाम को पहुंचे। बहरहाल मैंने अपना फर्ज अदा किया और अब तुम्हारा मामला वजीर आजम के सामने पेश होगा। जो फैसला वो करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि साजिश की इस मीटिंग में नसरानी सल्तनत का एक नुमाइंदा भी शामिल था। उसके बारे में जरवीक ने फैसला किया, इस नसरानी को हथकड़ी ना लगाई जाए, बाकी तमाम लोगों को पाबा जंजीर कर दिया जाए। शनाख्त करने वाला भेदी जरवीक के करीब ही खड़ा था। उसने अजीजुद्दीन जरवीक को एक तरफ इशारा करते हुए कहा, सरदार, आपने इस गरीब फातमी खलीफा लाजिद के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया, वो तो शर्म के मारे छुपा जा रहा है। अजीजुद्दीन जरवीक ने उस शख्स को गौर से देखा। क्या ये खलीफा आजिद है? हमारे सामने लाओ। एक सवार ने उसे आगे बढ़ने को कहा। वो घबरा के घोड़े से उतर गया और पैदल चलता हुआ अजीजुद्दीन जरवीक के पास पहुंचा। वो उसे गौर से देख रहा था। इसकी शक्ल तो खलीफा से मिलती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नकली खलीफा है। सरदार ने सही फरमाया। भेदी ने कहा, इससे दरियाफ्त कीजिए कि इस पोटली में क्या है जो ये बगल में दबाए हैं। क्या है इस पोटली में? जरवीक ने डपट कर पूछा। कपड़े। जरवीक ने हैरत से पूछा, कैसे कपड़े हैं? खोलो। वो पोटली खोलने लगा तो भेदी ने कहा, सरदार, इस पोटली में वो लिबास है जिसे पहनकर यह शख्स खुद को खलीफा जाहिर करता है। अजीजुद्दीन जरवीक को और ताज्जुब हुआ। पोटली में वाकई खलीफा का लिबास था। अच्छा, तो तुम खलीफा आजिद हो? तुम्हें शर्म नहीं आती खलीफा का बहरूप भरते हुए? सरदार, उसने कांपते हुए कहा, मुझे मोतमिन खिलाफत नजाह ने हुक्म दिया कि खलीफा के कपड़े पहन के बैठ जाना। अगर मैं इनका हुक्म ना मानता तो क्या हो जाता? जरवीक चीख उठा, मैं महल का गुलाम हूं सरदार। वो बुरी तरह कांप रहा था। अगर मैं इनकार करता तो मोतमिन खिलाफत मुझे कत्ल करवा देते। बेवकूफ, जरवीक ने उसे छोड़ के भेदी से बोला, इस नसरानी को बताओ कि यह खलीफा नहीं बल्कि महज एक गुलाम है जिसे नजाह ने खलीफा का लिबास पहनाकर उसके सामने पेश किया था। भेदी ने उसकी जबान में उसे बताया तो वो बड़ा हैरान हुआ। तमाम साजिशों को हथकड़ी और बेड़ी में सड़कों पर खींचते हुए दारुल खिलाफत तक ले जाया गया। उनके आगे एक इलांची कहता हुआ चल रहा था, ए काहिरा वालों, इन गद्दारों और एहसान फरामोशों को देखो। ये मुल्क मिस्र को यरूशलेम के इमालरिक के हाथ बेच रहे थे। ये तुम्हारे वजीर आजम सलाहुद्दीन को वजारत से हटाकर काहिरा पर नसरानियों का कब्जा कराना चाहते थे। जो सुनता वो उन लोगों पर लानत भेजता। दारुल वजारत तक पहुंचते पहुंचते एक हजूम हो गया। नजाह का हाल सबसे बुरा था। वो साजिश का सरगना था, इसलिए उस पर सबसे ज्यादा फटकार पड़ रही थी। पूरे शहर में कोहराम मच गया था। मोतमिन खिलाफत ने वजीर आजम के खिलाफ साजिश की और रंगे हाथों पकड़ा गया। मिस्र के इतने बड़े बड़े अमीरों को गिरफ्तार करना ही एक अमरे मुहाल था। मुमकिन है कि उन अमीरों ने फातमी खलीफा को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की हो, लेकिन साजिश में खलीफा की शिरकत का कोई सबूत ना मिल सका। खुद साजिश करने वालों ने खलीफा को बरी जिम्मा करार दिया, इसलिए खलीफा को कोई आंच ना आई। अब सवाल यह था कि मिस्र के इन मुक्तदिर उमारा को क्या सजा दी जाए। शामी उमारा का पहला मुतालबा यह था कि मिस्री उमारा को इनके ओहदों से माजूल करके इनकी जगह शामी अमीरों का तकर्रुर किया जाए। लेकिन जब सलाहुद्दीन ने उन्हें मशवरे के लिए बुलाया तो हर अमीर अलालत का बहाना करके मजलिस मुशावरत में शरीक ना हुआ। सलाहुद्दीन ने उसे महज एक इत्तेफाक समझा और इस मसले के निमटने के लिए दूसरी मजलिस की तारीख मुकर्रर की, मगर इस दफा भी उमारा ने दरबार में शिरकत से गुरेज किया। सलाहुद्दीन का महकमा जासूसी उसे बराबर मुत्तला कर रहा था कि एक साजिश नाकाम होने के बाद दूसरी साजिश की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये कि गिरफ्तार शुदगान को अभी तक सजाएं नहीं दी गई हैं। इसे वजीर आजम की कमजोरी पर महमूल किया जा रहा है। सलाहुद्दीन ने महसूस कर लिया कि शामी उमारा अपने सर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो दरबार से गैर हाजिर रहते हैं। सलाहुद्दीन के लिए मशहूर था कि वो रोज अव्वल ही से मर्दे आहन था। जब किसी बात का फैसला कर लेता तो उसे जरूर पूरा करता, ख्वाह उसमें कितने ही खदशात क्यों ना हो। सलाहुद्दीन ने मजीद 2 दिन और इंतजार किया। जब उमरा के रवैये में कोई तब्दीली न आई तो उसने एक दिन काहिरा के नए कोतवाले शहर
और अमीर अजीजुद्दीन को तलब किया। उन दोनों से थोड़ी देर गुफ्तगू की, फिर अमीर बहाउद्दीन कराकोश को बुलाकर उस गुफ्तगू में शरीक किया। ये गुफ्तगू दोपहर तक होती रही, फिर महफिल बर्खास्त हो गई। उसके साथ शामी सवार पूरे काहिरा में फैल गए। सलाहुद्दीन की तरफ से ताकत का ये पहला मुजाहिरा था। शहर के अलावा 200 सवार ने कसरे खिलाफत को भी घेर लिया। मोतमिन खिलाफत नजाह ने कसरे खिलाफत में सैकड़ों सोडानियों को पहरेदार की हैसियत से मुकर्रर कर रखा था। मुसल्ला सोडानी औरतें खिलाफत के अंदर काम करती थी। शामी सवार कसरे खिलाफत में नंगी तलवार लिए दाखिल हुए और दम के दम में तमाम सोडानियों को गैर मुसल्ला करके गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने सोडानी औरतों को कसर से बाहर निकलने का हुक्म दिया। जब वो भी पाएं बाग में जमा हो गई तो सोडानी मर्दों और औरतों को कसरे खिलाफत के एक हिस्से में कैद कर दिया गया। इसी दौरान बहाउद्दीन कराकोश मिस्री गुलामों और कनीजों के गोल लेकर कसरे खिलाफत पहुंचा और तमाम कनीज और गुलामों को सोडानियों की जगह मुकर्रर कर दिया। ये काम इस कदर तेजी से हुआ कि इसकी खबर दूसरे महल्लात तक ना पहुंच सकी। कसरे खिलाफत का नक्शा बदल गया। कसरे खिलाफत के बाद दूसरे महल्लात से भी सोडानी गुलामों और कनीजों को माजूल करके गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जगह दूसरी कौमियत के गुलामों और कनीजों को मुकर्रर किया गया। उसके बाद अजीजुद्दीन जरवीक और बहाउद्दीन कराकोश ने फौजी सवार दस्तों के साथ तमाम महल्लात और शहर का मुआयना किया और शहर के तमाम नाकों रास्तों पर फौजी दस्ते लगाए गए। फिर उसी शाम इलांचियों ने गली गली ऐलान कर दिया कि मोतमिन खिलाफत नजा अब्दुस समद, शायर अमार यमीनी और फाजिल बिन कामिल को मुल्क व कौम की गद्दारी की बिना पर सूली चढ़ा दिया गया है। अवाम ने उस ऐलान को मिले जुले जज्बात के साथ सुना। वो लोग जो वजीरों के जुल्मों और लूटमार से तंग आ गए थे, उन्होंने सुख का सांस लिया, लेकिन उमरा के मुतल्लिकीन में बड़ी बेचैनी फैली। खासकर मोतमिन खिलाफत की मौत से काहिरा और इसके कुर्बो जवार में मुकीम सोडानियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अल मंसूरिया का इलाका सोडानियों का गढ़ था। हबशी सोडानियों की बगावत वहीं से शुरू हुई। सलाहुद्दीन ने हुक्म दे दिया कि बगावत को सख्ती से कुचला जाए। शामी फौज हर किस्म के हालात के लिए पहले से तैयार थी। सोडानियों ने अचानक दारुल वजारत पर यलगार की। वहां कम फौज थी। हमलावरों की तादाद 50,000 के करीब थी। यूं मालूम होता था कि सोडानियों का टिड्डी दिल दारुल वजारत की बुनियादें खोद के फेंक देगा। मगर दारुल वजारत में शामी शेर सलाहुद्दीन मौजूद था। उसके साथ बहुत से उमराए नूरिया भी थे। सलाहुद्दीन और उमराए नूरिया ने सर पर कफन बांधे। सलाहुद्दीन ने मुख्तसर तकरीर की। उसने उस तकरीर में कहा, ऐ शाम के शेरों, मुझे मेरे चचा असदुद्दीन शीरको ने बताया है कि उन्होंने एक बार सुल्तान दमिश्क के वालिद अमीर इमादुद्दीन जंगी को कहते सुना कि हुकूमत सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसकी कलाई में तलवार पकड़ने की ताकत हो। आज तुम्हें साबित करना है कि वाकई तुम्हारी कलाइयों में तलवार पकड़ने और तलवार चलाने की ताकत है। दारुल वजारत में इस वक्त सिर्फ 200 सिपाही मौजूद हैं और दुश्मन 50,000 से भी ज्यादा। इसलिए अल्लाह का नाम लेकर मैदान में कूद पड़ो और दिखा दो कि हमारी रगों में मुजाहिदों का खून दौड़ रहा है। उमरा और दारुल वजारत के मुहाफिज दस्ते पहले ही शमशीर बकफ हो चुके थे। उन्होंने सदर दरवाजों पर, बुर्जियों पर, राहदारियों और दारुल वजारत के फसील नुमा दीवारों पर मोर्चे संभाल लिए। सोडानियों का सारा जोर सदर दरवाजे पर था। वो सदर दरवाजा खोलकर दारुल वजारत के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन दरवाजे के ऊपर फसील और बुर्जियों पर से इस कदर तीर बरसाए गए कि सोडानियों की लाशों के ढेर लग गए। अब उन्होंने फसील पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तीर अंदाजों ने वहां भी उनके बढ़ते हुए कदम रोक दिए। इस अरसे में शहर में फैली हुई फौज को इत्तला मिल गई कि दारुल वजारत पर हबशियों ने हल्ला बोल दिया। चुनाचे शामी सवार शहर के नाके और रास्ते छोड़कर दारुल वजारत की हिफाजत के लिए पलट पड़े। दारुल वजारत की तरफ उस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से सड़कें आती थी और उन सड़कों पर सोडानी सवार और पैदल फैले थे। वापिस आने वाले शामी दस्तों ने उन सोडानियों पर कई समत से हमला किया और हबशियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इस तरह सोडानियों का सदर दरवाजे पर जोर कम हो गया। शाही महल्लात दारुल वजारत और कसरे खिलाफत के चारों तरफ फैले हुए थे, इसलिए जंग महल्लात के चारों तरफ फैल गई। सलाहुद्दीन ने फसील के ऊपर से देखा कि उसके दस्ते पहुंच चुके हैं और वो सोडानियों को बराबर दबा रहे हैं। बस उसने सदर दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया और घोड़ा चमकाता और तलवार लहराता सलाहुद्दीन सबसे पहले किले से निकलकर सोडानियों पर हमलावर हुआ। उसके 200 सवारों ने सोडानियों पर आफत बर्पा कर दी और 3 घंटे की मुसलसल जंग में सोडानियों को भागने और हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। फिर तो ये कैफियत हुई कि आगे आगे सोडानियों के गैर मुनज्जम गिरोह सर पर पैर रखकर भाग रहे थे और उसके पीछे शामी सवार उन्हें दबाते और मारते काटते चले आ रहे थे। शाम होने तक
इस कदर सोडानी मारे गए कि गलियां और बड़ी सड़कें उनकी लाशों से भर गई। जिन सोडानियों ने हथियार फेंककर माफी तलब की, उन्हें किसी ने कत्ल नहीं किया, लेकिन मुकाबला करने वालों को नहीं बख्शा गया। सोडानियों का जोर तो पहले ही घंटे में उस वक्त टूट गया था जब शामी दस्ते सिमट कर दारुल वजारत के करीब पहुंच गए थे। इस तरह एक तरफ तो बागियों पर दारुल वजारत की फसील से तीर बरस रहे थे और अब उनकी पुश्त पर शामी दस्तों ने गलियों और सड़कों की तरफ से दबाव डालना शुरू कर दिया था। फिर जब सलाहुद्दीन अपने साथियों को लेकर दारुल वजारत के बाहर आया तो सोडानी दोनों तरफ की मार से बौखलाकर भाग खड़े हुए। फिर वो अल मंसूरिया के गिर्द जमा हो गए, जो उन सोडानियों का सबसे बड़ा मरकज और मोहल्ला था। काहिरा के बहुत से मकानात और मोहल्ले उस जंग में तबाह बर्बाद हो गए थे। उनकी छतें और दीवारें गिर गई थी, उनमें आग भड़क उठी थी। सोडानी अपने हम कौम और सरदार नजाह के खून का किसास लेने दारुल वजारत पर हमलावर हुए थे, मगर उन्हें अपने लेने के देने पड़ गए थे। बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए कि मिसदाक शामी उन्हें ऐसा सबक देना चाहते थे ताकि उन्हें तमाम उम्र याद रहे और वो दोबारा बगावत करने का तसव्वुर ना कर सके। शामियों ने अल मंसूरिया को चारों तरफ से घेर लिया और सोडानी अपने उस मरकज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगरचे ये कोई बाकायदा जंग नहीं थी, लेकिन शामियों को यह मालूम था कि अगर सोडानियों का सर आज ना कुचला गया तो ये रोज फितना पैदा करते रहेंगे। फिर शामी सोडानियों का मजबूत हिसार तोड़कर अल मंसूरिया के अंदर दाखिल हो गए और 10 ब 10 लड़ाई शुरू हो गई। सोडानी इंतकामी लड़ाई लड़ रहे थे और शामियों की मौत और जिंदगी का मामला था। उन्हें यह साबित करना था कि मिस्र की सबसे बड़ी ताकत शामी अफवाज है। यह उसी वक्त साबित हो सकता था जब सोडानियों का पूरी तरह कला कमा कर दिया जाए। अल मंसूरिया में सोडानी घिर गए थे और उनका बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा था। उस वक्त उन्हें किसी ने एक तरकीब समझाई या उन्हें खुद सूझी। अल मंसूरिया में एक बहुत तंग गली थी, शामियों ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था। शाम के झुटपुटे का वक्त हो गया था कि उस तंग गली से नकाब पोश खवातीन निकलना शुरू हुई और देखते ही देखते उनका जमे गफीर इकट्ठा हो गया। शामी सवार उस गली से दूर थे। खवातीन को देखकर उन्होंने घोड़े बढ़ाए और वहां पहुंच गए और औरतों को घेरे में ले लिया। शामी दस्ते के सवार ने आवाज देकर दरियाफ्त किया, खवातीन क्या चाहती हैं और मोहल्ले के बाहर क्यों आई हैं? एक नकाब पोश खातून ने जुर्रत करके कहा, हम तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हैं। किस सरदार से बात करना है? यहाँ तो बहुत से फौजी दस्ते हैं और जिस कदर दस्ते हैं उतने ही सरदार भी हैं। सरदार ने वजाहत कर दी। खातून ने जरा सोच कर कहा, हम उस सरदार से बात करेंगे जो जंग रोकने का हुक्म दे सकता है। खातून, हम मजबूर हैं। सरदार ने जवाब दिया, हम में से कोई भी शख्स जंग रोकने का मजाज नहीं। हम माफी मांगते हैं, अमान दी जाए। खातून ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, खातून, आपके साथ की तमाम औरतें, अल मंसूरिया के तमाम बुजुर्ग हजरात और बच्चे हमारी अमान में हैं। सरदार ने फौरन जवाब दिया, हमारे सिपह सालार का हुक्म है कि किसी बच्चे, बूढ़े और खातून पर हाथ ना उठाया जाए। इसके अलावा जो सिपाही हथियार फेंक दे उसके लिए भी अमान है। हम अपने मर्दों के लिए अमान मांग रहे हैं। खातून सिसकियां भर रही थी। दूसरी खवातीन की सिसकियां भरने की आवाजें भी सुनी जा सकती थी। हमें अफसोस है खातून, वो जंग कर रहे हैं और लड़ने वालों को अमान नहीं दी जा सकती। सरदार ने बड़े ताज्जुब से कहा, आप लोग खुद ही जंग क्यों बंद नहीं कर देते? खातून ने जरा गुस्से से कहा, हमें जंग का हुक्म दिया गया है। सरदार ने कहा, किसने हुक्म दिया है? खातून ने पूछा। शामी लश्कर के सिपह सालार ने। सरदार ने मुख्तसर जवाब दिया, सिपह सालार जंग का हुक्म दे सकता है तो वो जंग रोक भी सकता है। खातून ने हिम्मत करके पूछा, जरूर वो हर किस्म का हुक्म दे सकता है। सरदार ने जवाब दिया, कौन है सिपह सालार? हमें उसके सामने पेश किया जाए। खातून ने रौब से कहा। सरदार ने नकाब में लिपटी हुई खातून की तरफ देखा। उसे खातून की जुर्रत पर ताज्जुब हो रहा था। हमारे सिपह सालार का नाम सलाहुद्दीन है, वो मिस्र के वजीर आजम भी हैं। हमें वजीर आजम के पास ले चलिए। खातून ने दरखास्त की। मगर सरदार सोच में पड़ गया, मैं तमाम खवातीन को वहां कैसे ले जा सकता हूं? आप में से चंद आमादा हो तो इंतजाम करूं। ठीक है, हम 5 औरतें उनसे मिलने जाएंगी। खातून ने जवाब दिया। सरदार ने एक सवार को भेजकर उनके लिए एक गाड़ी मंगवाई। उस अरसे में खवातीन में से 5 अलग होकर खड़ी हो गई थी। आप 5 गाड़ी में बैठ जाएं, सरदार ने कहा। खवातीन गाड़ी में बैठ गईं। पर्दे गिरा दिए गए। गाड़ी दारुल वजारत की तरफ रवाना हो गई। सरदार ने बाकी खवातीन से नरम लहजे में कहा, आप वापिस जाना चाहें तो जा सकती हैं, यहां ठहरना चाहें तो मेरे सवार आपकी हिफाजत करेंगे। हम दारुल वजारत गई खवातीन की वापसी का इंतजार करेंगे, किसी खातून ने कहा। अंधेरा फैल रहा था।
सरदार ने उनके बैठने और रोशनी का इंतजाम करा दिया और खुद उस तरफ चला गया जहां जंग हो रही थी। बगावत का जोर टूट चुका था। सलाहुद्दीन और कई दूसरे उमारा दारुल वजारत पहुंच गए थे और आइंदा इकदामात पर गौर किया जा रहा था। उमारा बहुत गुस्से में थे और सख्त इकदामात की सिफारिश कर रहे थे। सिवाय फकी ईसा हकारी के और तमाम लोग हबशी सूडानियों को सफाए हस्ती से मिटा देना चाहते थे। एक अमीर ने शदीद गुस्से से कहा, नजाह के पूरे खानदान को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। फकी ईसा हकारी ने उसे टोका, अगर ऐसा किया गया तो ये एक जालिमाना फेल होगा और इस्लाम में जंग के दौरान भी औरतों, बच्चों और ज़ईफों को अमान देने का हुक्म दिया है। नजाह ने गद्दारी की थी, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसके बीवी बच्चों और घर के दूसरे अफराद ने हुकूमत का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें सूली पर चढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। सूडानियों ने बगावत की है, इसलिए तमाम सूडानी, ख्वाह वो बच्चे हों या औरतें और बूढ़े, सब वाजिबुल कत्ल हैं। उन पर रहम करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। उस अमीर ने सूडानियों के खिलाफ अल्फाज बदल कर जहर उगला। ईसा हकारी बड़ी ठंडी तबीयत के मालिक थे। उन्होंने उसको नरमी से जवाब दिया, सिपह सालार बाइख्तियार हैं, वो कत्ले आम का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो ये ऐलान कराया है कि जो सूडानी तलवार फेंक देगा उसकी जान बख्शी की जाएगी और उस पर हरगिज हाथ ना उठाया जाएगा। सिपह सालार मेरी बात की तस्दीक करेंगे। फकी ईसा हकारी ने बात सिपह सालार की तरफ बढ़ा दी। इस पे सलाहुद्दीन, जो वजीर आजम मिस्र होने के साथ साथ सिपह सालार अफवाज शाम मुकीम मिस्र भी था, को बोलना पड़ा। वो बहुत देर से उमारा की गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन अब तक खामोश था। सलाहुद्दीन चाहता था कि उमारा दिल की भड़ास निकाल लें तो वह फैसला करे। अब बात उस पर आ गई थी, इसलिए उसने कहा, मोहतरम उमाराए नूरिया, मिस्री उमारा और अराकीन खिलाफत ने जो साजिश की थी, खुदा के फजल से उसकी इत्तला मुझे मिल गई और मैंने तमाम साजिशियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। शहर काहिरा के तमाम मोहल्लों और आबादियों से सूडानियों का खात्मा कर दिया गया या उन्हें बाहर निकाल दिया है। यहाँ इस वक्त मसला ये दरपेश था कि अल मंसूरिया के खिलाफ क्या इकदाम उठाया जाए, लेकिन शामी खामखा की बहस में उलझ गए हैं। अल मंसूरिया को जलाकर खाक कर दिया जाए। एक अमीर बीच में बोल पड़ा, यह तो कोई इंसाफ ना होगा। फकी ईसा हकारी ने फौरन एहतजाज किया, अल मंसूरिया का मोहल्ला एक छोटा सा शहर है जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतों के अलावा गैर सूडानी लोग भी आबाद हैं। अगर हमने इस मोहल्ले को जला दिया तो तारीख हमें माफ ना करेगी। मुझे फकी मोहतरम के बयान से इत्तेफाक है। सलाहुद्दीन की जबान से अभी इतना ही निकला था कि एक पहरेदार तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वजीर आजम, पहरेदार ने सांस लेते हुए कहा, फरियादी खवातीन आपसे फौरन मिलना चाहती हैं। सलाहुद्दीन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फरियादी औरतें? सलाहुद्दीन का पूरा बदन कांप गया। औरतें फरियाद लेकर दारुल वजारत पहुंच गई। खुदा मुझे माफ करे, मैं हशर में अपने रब को क्या जवाब दूंगा। फिर उसने पहरेदार से कहा, खवातीन को वहीं रोको, मैं उनकी फरियाद सुनने उनके पास आ रहा हूं। सलाहुद्दीन तेजी से बाहर की तरफ चला। वो तमाम उमरा जो वहां मौजूद थे उसके साथ हो लिए। राहदारी में नकाब पोश खवातीन खड़ी थी। मैं मुअज़्ज़ज़ खवातीन से माफी चाहता हूं, सलाहुद्दीन ने हद दर्जा नरमी से कहा। मुझे अफसोस है कि उन्हें यहां चल के आना पड़ा, जबकि उनकी फरियाद सुनने मुझे खुद उनके पास पहुंचना चाहिए था। हम वजीर आजम को सलाम पेश करते हैं, एक खातून ने जेरे नकाब कहा। वजीर आजम जिस नरमी से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें जब मालूम होगा कि हमारा ताल्लुक किस गिरोह से है, हमारे साथ उनका रवैया बिल्कुल बदल जाएगा। मुअज़्ज़ज़ खातून, सलाहुद्दीन ने बड़े अदब से कहा, शायद आपको इल्म नहीं, आप वजीर आजम मिस्र के पास फरियाद लेकर आई हैं और फरियादी का कोई गिरोह या तबका नहीं हुआ करता। फरियादी सिर्फ फरियाद करता है। फरमाइए, आपको किसने तकलीफ दी कि यहां तक आने की जहमत उठाना पड़ी? मैं मोतमिन खिलाफत नजाह की बीवी हूं, जिसे आपके हुक्म से सूली पर चढ़ा दिया गया। खातून ने बड़े इस्तकलाल से कहा। सलाहुद्दीन शशदर रह गया। खातून ने एक लम्हा ठहर के कहा, मेरा ख्याल है कि वजीर आजम का रवैया अब तब्दील हो गया होगा। सलाहुद्दीन ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, खातून का ख्याल दुरुस्त है, इसलिए कि मैं उनके शोहर को वापस नहीं दे सकता। काश वो मोतमिन खिलाफत की जिंदगी में तशरीफ लाई होती। मोहतरम वजीर आजम, खातून के लहजे में बला की तमकनत थी। मैं जानती हूं कि आप मेरा शोहर मुझे वापस नहीं दे सकते, लेकिन मैं जो मांगने आई हूं, अगर वो मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मुझे अपने शोहर का बदल मिल गया। बिला उज़र फरमाइए खातून, मेरे इम्कान में जो कुछ है उसके लिए मैं तैयार हूं। सलाहुद्दीन ने भी मजबूत लहजे में जवाब दिया, आप सूडानियों की जान बख्शी फरमा दीजिए, जंग बंद करा दीजिए, उन्हें अपने किए की बहुत सजा मिल चुकी है। खातून के लहजे में लजाजत पैदा हो गई थी। सलाहुद्दीन ने अपने नाइब की तरफ देखा। सूडानियों को अमान दी जाती है, जिस शामी सवार के कान में यह आवाज पहुंचे उसकी तलवार वहीं पर रुक जाए जहां तक वो पहुंची है। इस हुक्म के बाद
एक सोडानी का कत्ल भी हुआ तो उसके कातिल से हिसाब लिया जाएगा। नाइब ने तामील हुक्म के लिए अपना सर झुकाया। खातून ने फौरन कहा, हम आपका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करें वजीर आजम, एक और दरखास्त पेश करने की इजाजत दी जाए। खातून की दरखास्त सुने बगैर मंजूर की जाती है। सलाहुद्दीन ने नाइब को दूसरा हुक्म दिया और खातून से दरियाफ्त किया, इसके अलावा और कोई बात कहनी है? वजीर आजम खुदा आपकी उम्र दराज करे। खातून ने सच्चे दिल से दुआ दी। सिर्फ ये बात और कहना है कि अल मंसूरिया को शामी सवारों ने घेर रखा है, उसका एक हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो चुका है। आप सवारों को हुक्म दीजिए कि वो अल मंसूरिया का और ज्यादा नुकसान ना करें। सलाहुद्दीन ने फिर नाइब की तरफ देखा। अल मंसूरिया को घेरने वालों से कहा जाए कि वो अल मंसूरिया से फौरन पीछे हटाएं, लेकिन आने से बेशतर उस मोहल्ले में लगी हुई आग को खुद बुझा दें। वजीर आजम, मेरा शोहर मर गया, लेकिन आपकी शक्ल में मुझे एक भाई मिल गया, मेरा आधा गम कम हो गया। खातून ने भर्राई हुई आवाज में बड़े जज्बे से कहा, मुझे आपने भाई कहा है खातून। सलाहुद्दीन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, यकीन रखिए कि आप जब जब मुझे आवाज देंगी मैं आपकी खिदमत को पहुंच जाऊंगा। हमें कुछ और नहीं कहना है। खातून ने कहा, बराए करम आप अपने अहकामात पर अमल कराने की कोशिश कीजिए, आप इत्मीनान से तशरीफ ले जाइए। सलाहुद्दीन ने मजबूत लहजे में कहा, अहकामात ले जाने वाला रवाना हो चुका है, आपके पहुंचते पहुंचते अहकामात पर अमल शुरू हो चुका होगा। खवातीन की नजर फौरन उस तरफ उठ गई जिधर सलाहुद्दीन का नाइब खड़ा था, लेकिन अब वो वहां मौजूद न था। खवातीन उस इत्मीनान के बाद सलाहुद्दीन को सलाम करके वापस हो गईं। अल मंसूरिया का मुहासरा खत्म कर दिया गया, लड़ाई बंद हो गई। शामी सवारों की मदद से अल मंसूरिया वालों ने मशरकी हिस्से में लगी हुई आग बुझा दी। निस्फ शब तक अल मंसूरिया में बिल्कुल अमनो अमान हो गया और रात ही में शामी दस्ते वापस आ गए। सोडानियों का ख्याल था कि वो अक्सरियत के जोर पर शामी दस्तों को काट कर रख देंगे, लेकिन जब उन्होंने दारुल वजारत पर यलकार की और उनके मुकाबले पर शामी दस्तों के साथ सलाहुद्दीन और बाज दूसरे उमराए नूरिया भी तलवारें बेनियाम करके उतरे, तो उन्हें शामियों की तलवार की काट का पता चला। जिन शामियों को वो काटने आए थे खुद उन्हीं की तलवारों का निशाना बन गए। सोडानियों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करके अपना ही नुकसान किया। मिस्रियों पर उनका बड़ा रौब तारी था। सोडानी सवार गली कूचों में घोड़े दौड़ाते फिरते थे और मिस्रियों पर तरह तरह की ज्यादतियां करते थे, मगर मिस्री उनसे खौफजदा थे और जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर लेते थे। शामियों से लड़ाई में सोडानियों की साख खत्म हो गई और उनका बना हुआ भरम टूट गया। रात के बाकी हिस्से में खामोशी रही, लेकिन सुबह होते ही सोडानियों ने काहिरा की गलियों में फिर घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। एक मकान पर पहुंचे, उन्होंने दस्तक दी। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। एक सोडानी ने घोड़े से उतरकर उसे गिरेबान से पकड़ा और मुतालबा किया कि वो उसका कर्ज अदा करे या कर्ज के बदले में अपनी बेटी को उसके साथ कर दे। इस किस्म के वाकयात वहां रोज का मामूल बन गए थे। सोडानी हबशी गरीब आबादी के मोहल्लों में घुस जाते, घर पर दस्तक देकर उसके मालिक को पकड़ लेते और कर्ज की वापसी का मुतालबा करते। ये मुतालबा आमतौर से झूठा होता, मगर मालिक के मकान सोडानियों के खौफ की वजह से या तो कर्जा अदा कर देते या फिर उन्हें मजबूरन अपनी बेटी या घर की कोई जवान औरत सोडानियों के हवाले करना पड़ती। मोहल्ले वाले ये खुली ज्यादती देखते और खामोश रहते। लेकिन उस सुबह सोडानियों की शामत आ गई। जिस वक्त एक सोडानी ने बुजुर्ग मालिक के मकान का गिरेबान पकड़ा तो बराबर के मकान से एक आदमी निकल आया। उसके पास भी तलवार थी। मोहतरम बुजुर्ग का गिरेबान छोड़ दे वरना, मोहल्लेदार ने गुस्से से कहा। सोडानी ने कहा बुलंद किया। वरना क्या करेगा? उसने तमस्खुर उड़ाया। वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। मोहल्लेदार ने तलवार खींची। दाएं बाएं के मकानों से दो आदमी और निकल आए। इन फकीरों का दिमाग खराब हो गया है, ये कहते हुए एक सवार ने पहले मोहल्लेदार पर घोड़ा चढ़ा दिया। वो जल्दी से एक तरफ हो गया वरना कुचला जाता। दो नए आने वालों में से एक ने कहा, तुम्हारी ये ज्यादती अब नहीं चलेगी। ये कहते हुए उसने बुजुर्ग का गिरेबान सोडानी के हाथ से छुड़ा दिया। चार और मकानदार घरों से निकल आए। ये क्या उधम मचाया है तुम लोगों ने? उनमें से एक ने कहा। हस्बे आदत सोडानी ने झूठ बोला। इस बूढ़े ने हमसे कर्ज लिया है, कर्ज अदा करे या अपनी लड़की हमारे हवाले कर दे। मोहल्ले वालों ने बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग ने नमनाक आंखों से अश्क चमकाते हुए कहा, बेटा, कोई शरीफ आदमी भला कर्ज के बदले बेटी हवाले करने का वादा कर सकता है? ऐसे ही झूठ बोलकर ये लोग हमारी इज्जत दागदार करते रहते हैं। लेकिन अब शामियों की हुकूमत है, इनकी ज्यादती नहीं चलेगी। हमें शामियों से डराता है। जिसने बुजुर्ग का पहले गिरेबान पकड़ा था उसने फिर गिरेबान पर हाथ डाला। करीब खड़े हुए मोहल्लेदार की आंखें लाल अंगारा हो गई। उसने तान के एक मुक्का सोडानी के मुंह पर मारा। बुजुर्ग का गिरेबान उसके हाथ से छूट गया और वो अपना सीना सहलाने लगा। सोडानी सवारों ने उन पर घोड़े दौड़ा दिए। कई मोहल्लेदार जख्मी हुए।
अब मोहल्ले के तकरीबन तमाम लोग बाहर निकल आए। उन्होंने गली दोनों तरफ से बंद कर दी। फिर छतों पर से इस कदर पत्थर सोडानियों पर बरसाए कि वो लहूलुहान हो गए। झगड़ा ज्यादा बढ़ गया था। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के मुअज्जिज़ीन ने मोहल्ले वालों को रोका, वरना वो तो पत्थर मार मार के सोडानियों का कचूमर निकाल देते। जब जरा सुकून हुआ तो मुअज्जिज़ीन ने झगड़े की वजह पूछी। सोडानियों ने अपनी बताई और मोहल्ले वालों ने उन्हें झुठलाया। आखिर तय ये हुआ कि मुकदमा काजी शहर के सामने पेश किया जाए। काजी शहर कहने को तो इंसाफ की गद्दी पर बैठा था, लेकिन वो सोडानियों से डरता था। एक मुकदमे में उसने सोडानियों के खिलाफ फैसला सुना दिया था। उसके बदले में 2 रोज तक उसके घर पर पत्थर बरसते रहे और उसने तौबा कर ली कि अब कभी सोडानियों के खिलाफ फैसला ना देगा। सोडानियों को यही ख्याल था कि फैसला हस्बे साबिक उनके हक में होगा, इसलिए वो मुकदमा काजी की अदालत में ले गए। मुबैयना मुजरिम यानी उन बुजुर्ग सूरत के साथ पूरा मोहल्ला काजी की अदालत में आ गया था। सोडानियों की बदकिस्मती के 2 दिन पहले काजी शहर माजूल कर दिया गया था और अब उसकी जगह एक शाफी काजी मुकर्रर हुआ था। उसने मुकदमा सुना, फिर मोहल्ले वालों की गवाहियां गुजरी और दम भर में फैसला हो गया। तमाम सोडानियों को जुर्माना हुआ और अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में 1 साल कैद बामुशक्कत काटनी थी। काजी शहर के हरकारों ने सोडानियों के हथियार छीन लिए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जिसे काजी शहर ने कैद खाने में तब्दील कर दिया था। सोडानियों को मुसीबत पड़ गई। उन्होंने घर वालों को इत्तला दी और जुर्माना भर के कैद से निजात हासिल की। जुर्माने की तमाम रकम मोहतरम बुजुर्ग को उनकी बेइज्जती के सिले में अदा की गई। सोडानियों के खिलाफ मिस्र में यह पहली सजा थी। इतनी सख्त सजा से सोडानियों के कान तो खुल गए और उन्होंने एहतियात बरतना शुरू कर दी। लेकिन मिस्र मशहूर है कि चोर चोरी से जाए, ना कि हेरा फेरी से। सोडानियों का दिमाग एक तो अल मंसूरिया की ताकत की वजह से खराब हुआ था, दूसरा नजाह के मोतमिन खिलाफत हो जाने से वो जैसे पूरे मुल्क के मालिक हो गए। अल मंसूरिया तकरीबन तबाह हो गया था और सोडानियों को अब मिस्री मुंह ना लगाते थे, मगर वो ढीठ थे और जहां उन्हें मौका मिलता उधम मचाते थे। छोटे मोटे झगड़े रोज हुआ करते थे, लेकिन काहिरा के बड़े बाजारों में मिस्रियों और सोडानियों में ऐसी चली कि तलवारें खिंच गई। नजाह के जमाने में अगर इस तरह झगड़ा हुआ होता तो बाजार के मुअज्जिज़ीन ने सोडानियों की खुशामद करके अब तक बात खत्म कर दी होती। लेकिन मिस्रियों को मालूम था कि अगर बात बढ़ी और मामला काजी की अदालत तक गया तो वह पूरा इंसाफ करेगा, इसलिए उन्होंने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ और रोड़े का जवाब पत्थर से दिया। सोडानियों को अपनी ताकत पर घमंड था। उन्होंने तलवार खींच ली और 2 मिस्री कत्ल हो गए। इससे पूरे बाजार में जैसे आग लग गई। सब तलवारें ले लेकर निकल आए। सोडानियों ने भी अल मंसूरिया से कुमक मंगवा ली और भरे बाजार में मोर्चे लग गए। शुदा शुदा ये खबर कोतवाले शहर तक पहुंच गई और आन की आन में सवारों की भारी जमीयत लेकर बाजार पहुंच गया। कोतवाले शहर की वजह से लड़ाई तो रुक गई, लेकिन जबानी तू मैं शुरू हो गई। कोतवाल ने फौरन काजी को इत्तला दी कि सोडानियों के हाथ 2 मिस्री बाशिंदे मारे गए हैं। मिस्रियों ने सोडानियों को घेरे में ले लिया और उनके फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर काजी साहब ने मौके पर पहुंच के फौरी फैसला ना किया तो मिस्री बेकाबू हो जाएंगे और तकरीबन 50 सोडानी जो उस वक्त बाजार में घिरे हुए हैं, उनमें से एक भी जिंदा ना बचेगा। काजी मौके की नजाकत का एहसास करते हुए अपने 5 हरकारों के साथ बाजार में पहुंच गए और एक बड़े चौक में अपनी कचहरी लगा दी। मकतूल के बीवी बच्चे और हमदर्द रोते पीटते काजी के हजूर पेश हुए। काजी ने उनके बयानात सुने, फिर मौका गवाहों से फर्दन फर्दन जरा की। काजी के साथ एक कातिब भी था जो मुकदमे की कार्रवाई लिख रहा था, लेकिन काजी खुद भी एक कागज पर जरूरी बातें और नुक्ते लिखते जा रहे थे। एक तरफ के बयानात और शहादतों के बाद काजी ने अपना आदमी सोडानियों के पास भेजा कि वो अपने 5 नुमाइंदे भेजें ताकि उनके बयानात और शहादतों की रोशनी में मुकदमे का फैसला किया जाए। सोडानी तो जाहिल और खुदसर थे। उन्होंने काजी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। काजी साहब नहीं चाहते थे कि ज्यादा खून रेजी हो, इसलिए उन्होंने इलांची से ऐलान करा दिया। इलांची ने एक ऊंची जगह खड़े होकर ऐलान किया, मुल्क खुदा का, बादशाहत फातमी खलीफा की, वजारत अमीर वजीर सलाहुद्दीन अयूबी की और हुक्म काजी शहर काहिरा का। सोडानी सवारों ने 5 मिनट के अंदर अगर अपने 5 नुमाइंदे मुकदमा और जरह के लिए पेश नहीं किए तो कोतवाले शहर को हुक्म दिया जाएगा वो यहाँ मौजूद तमाम सोडानियों को हर कीमत पर गिरफ्तार कर ले। काजी के उस ऐलान से सोडानियों के हाथों के तोते उड़ गए। उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। फिर मरता क्या ना करता के मिज़दाक 5 सोडानी सवार घोड़े से उतरे और सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। काजी ने अपने हरकारों से कहा कि इनका असलहा अलग कर दिया जाए। उसकी फौरन तामील हुई। काजी ने लाशों की तरफ इशारा किया जो चारों तरफ से ढकी एक तरफ रखी थी और सोडानियों से दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें इस बात से इनकार है कि इन 2 इंसानों को तुमने या तुम्हारे साथियों ने कत्ल किया है? मिस्रियों ने हम पर हमला किया था, हमने अपना बचाव किया। इस कोशिश में 2 मिस्री मारे गए। एक सोडानी ने संभल के जवाब दिया,
काजी ने कहा, इसका मतलब है कि ये दो इंसान तुम्हारे साथियों के हाथों मारे गए? जी हाँ, यही वाकया हुआ था, सोडानी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि ये दोनों मकतूल इंसान होने के साथ साथ मुसलमान भी थे? काजी शहर ने सवाल किया। जी हाँ, ये मुसलमान थे, इससे कौन इनकार कर सकता है, सोडानी ने कहा। अच्छा, काजी ने सांस ली। मुसलमानों को तुमने और तुम्हारे साथियों ने कत्ल किया है, क्या ये ठीक है? नहीं नहीं, मैंने नहीं, सोडानी घबरा गया। तुमने नहीं तो तुम्हारे साथियों ने दो मुसलमानों को कत्ल किया है, काजी ने जरह की। हाँ, ये ठीक है, सोडानी ने लड़खड़ाते लहजे में जवाब दिया। काजी ने हुक्म दिया, उस कातिल या कातिलों को पेश करो जो इन मुसलमानों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। हमें नहीं मालूम किसने कत्ल किया है, सोडानी ने अपना पहलू बचाया। तुम्हें नहीं मालूम? काजी ने जोर देकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम, सोडानी ने कहा। काजी ने सरकारी मुहाफिजों की तरफ देखा। इन 5 सोडानियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर मकतूल मिस्रियों के कातिल गिरफ्तार न हुए तो मकतूल के किसास में इन 5 को भरे बाजार सूली पर लटकाया जाए। मगरिब की नमाज तक असल कातिलों की गिरफ्तारी पेश कर देना चाहिए, वरना नमाज के फौरन बाद गिरफ्तार शुदगान को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कोतवाल शहर इसका इंतजाम करेंगे। ये फैसला करने के बाद काजी उल कुज़ा उठ खड़े हुए। 5 सोडानियों को हिरासत में ले लिया गया था। कोतवाल शहर ने उन सोडानियों के अलावा बाकी उन सब सोडानियों को भी हिरासत में ले लिया जो झगड़े में शरीक थे। कोतवाल शहर सबको लेकर अपने दफ्तर की तरफ चला गया। उसने उस वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की और वजीर आजम के मुलाहिजे के लिए भिजवा दी। उसने उस रिपोर्ट में वजीर आजम से दरखास्त की कि मिस्रियों के भड़के हुए जज्बात और शहर की मखदूश हालत के पेश नज़र सोडानियों को अलमंसूरिया में पाबंद कर दिया जाए। सलाहुद्दीन ने कोतवाल शहर की दरखास्त पर फौरन मुसल्लह दस्तों को अलमंसूरिया भेज दिया और सोडानियों को अलमंसूरिया से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर आजम ने उस सिलसिले में यह भी हुक्म दिया कि अलमंसूरिया के शहरियों के लिए खाने पीने का सामान मुफ्त भेजा जाए। इसके अलावा बाजार के फेरी वालों को इजाजत दी गई कि वो जरूरियात जिंदगी का सामान फरोख्त करने अलमंसूरिया जा सकते हैं, मगर कोई चीज गिरा कीमत पर ना बेची जाए। कोतवाल शहर ने जिन सोडानियों को गिरफ्तार किया था उनमें मिस्रियों के दोनों कातिल मौजूद थे। एक सोडानी ने कोतवाल शहर से उनकी निशानदही कर दी। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उनके इकबाल जुर्म करते ही इलांची ने फौरन डुगडुगी पीटी कि मगरिब की नमाज से पहले मिस्रियों के दोनों कातिलों को बड़े चौक में दार पर चढ़ा दिया जाएगा। बस शाम को दोनों सोडानियों को सूली पर चढ़ा दिया गया और मिस्रियों के भड़के हुए जज्बात ठंडे हो गए। सोडानियों को सबक मिल गया और वो कुछ अरसे के लिए खामोश होकर बैठ गए। मशहूर है कि इज्जत और जिल्लत दोनों चीजें खुदा की तरफ से हैं। सलाहुद्दीन के बचपन के हालात से पता चलता है कि अगर वो कुंद जहन नहीं होता तो भी एक कुंदा ना तराश से ज्यादा ना था। फने सिपागरी से दूर रहना, उलमा के वाज सुनना उसका महबूब मशगला था। उसकी हालत उस वक्त तक रही जब तक उसका बाप नजमुद्दीन दमिश्क का गवर्नर ना हो गया। सलाहुद्दीन बहुत खामोश और गोशा नशीनों जैसी जिंदगी गुजार रहा था कि उसके बाप नजमुद्दीन ने सलाहुद्दीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। और अगर सलाहुद्दीन का चचा असदुद्दीन शीर को उस कनूतियत पसंद जवान की तरफ तवज्जो ना करता तो यह हीरा मिट्टी में पड़ा रहता। सबसे पहले शीरको की मर्दुम शनास नजर ने सलाहुद्दीन की खुफिया और पोशीदा सलाहियतों को पहचाना। फिर जब शीरको ने उसे सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी के हजूर पेश किया तो उसकी नजर ने उस सादा लिबास और सादा फिराक जवान में एक और ही सलाहुद्दीन छुपा देखा। सुल्तान ने सलाहुद्दीन पर खास तवज्जो दी, उसके लिए अच्छे उस्ताद मुकर्रर किए ताकि उसके जौहर मुकम्मल हो सके। सलाहुद्दीन ने फनून सिपागरी के तमाम गुर सीख लिए। उसका ख्याल था कि सुल्तान उसे किसी जंग पर भेजेगा, लेकिन सुल्तान ने उसे किसी जंग में शरीक होने का हुक्म नहीं दिया। सलाहुद्दीन खुद भी परेशान था। जंगी तरबियत हासिल करने के बाद उसने सुल्तान से कहा, आलम पन्हा, मैंने तालीम और तरबियत मुकम्मल कर ली है, अब मैं क्या करूं? सुल्तान ने जवाब दिया, कुछ ना करो, सिर्फ मुझे देखो। सलाहुद्दीन की समझ में कुछ ना आया और वो हैरत से सुल्तान का मुंह देखने लगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, माँ बदौलत की बात नहीं समझ सके तुम? नहीं आली जा, मेरी अकल नाकिस है, सलाहुद्दीन ने अदब से कहा। सुल्तान ने उसे एक शफीक उस्ताद की तरह समझाया, इब्ने नजमुद्दीन, हमने तुम्हें हुक्म दिया है कि हमें देखो। इसका मतलब यह है कि हमारे जैसा बनने की कोशिश करो, हमारे नक्शे कदम पर चलो। सुल्तान की यह बात सलाहुद्दीन के दिलो दिमाग में बैठ गई। उसने खुद को सुल्तान के कालिब में ढालना शुरू किया। वही तहम्मुल, वही बुर्दबारी, बहादुरी की कदर, मसनदों से नफरत। फिर सलाहुद्दीन के जौहर उस वक्त खुले जब असदुद्दीन शीर को उसे जबरदस्ती अपने साथ मिस्र ले गया। अजीब बात थी कि सलाहुद्दीन ने मिस्र जाने से साफ इनकार कर दिया था। शीर को ने उसकी शिकायत
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से की और सुल्तान ने सलाहुद्दीन को हुक्म दिया कि उसे शिरकों के साथ जाना पड़ेगा। सलाहुद्दीन की मिस्र जाके जैसे किस्मत खुल गई, उसने जंग में अमली हिस्सा लिया, बहादुरी के जौहर दिखाए और अपना मकाम पैदा किया। उसके साथ ही उमरा उसकी कदर करते थे और उसकी सरदारी में फख्र महसूस करते थे। फिर शेर मैदान शिरकों का इंतकाल। उस वक्त तक सलाहुद्दीन ने उमराए नूरिया में अपनी जगह पैदा कर ली थी। उन्हीं उमरा ने उसे शिरकों की जगह मिस्र का वजीर आजम मुंतखब किया। बहैसियत वजीर आजम सलाहुद्दीन ने मिस्रियों के दिल में ऐसी जगह पैदा की कि वो उसके गुलाम हो गए। सलाहुद्दीन अब तक जितनी फतुहात हासिल की थी वो बहैसियत वजीर आजम और नाइब सुल्तान दमिश्क के एजाज के साथ थी, मगर अब उसके लिए फतह और नुसरत के मजीद दरवाजे खुल रहे थे। वो अभी शाह सकलिया के अचानक हमले से फारिग हुआ था कि उसे एक इंतहाई वहशत असर इत्तला पहुंचाई गई। लोगों का ख्याल था कि सलाहुद्दीन उस खबर पर बहुत मसरूर होगा, लेकिन वो बे इंतहा मगमूम हुआ। वो मुख्तसर मगर अलमनाक खबर थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुख्तसर अलालत के बाद 15 मई 1174 को दमिश्क में इंतकाल किया। और दोस्तों, यहाँ पर इस तारीखी दास्तान के एक हिस्से का इख्तिताम होता है। आप सबको ये सिलसिला कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मजीद ऐसी ही दिलचस्प तारीखी दास्तान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।